हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं देहरादून से हमारे सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो बच्चों, क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना। एक बार फिर तुम्हारे सर की क्लास है, बट रिकॉर्डेड लेक्चर है, तो परेशान मत होइएगा। कुछ थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, इस वजह से आपको आज का लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रहा है, बट क्वालिटी का खास ध्यान रखा जाएगा। हो सकता है एनर्जी कम रहे बैच में, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पूरा समझ में आएगा, ये मैं आपको वचन देता हूं। तो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए, बिना एक्स्ट्रा मोटिवेट किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। बच्चों, आपको पढ़ाया गया था कि मेंडेलियन प्रिंसिपल के कौन कौन से एक्सेप्शन थे। तो हमने पढ़ा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिनके बारे में कॉरेंस ने बताया था। जिस प्लांट में देखा था उस प्लांट का नाम था एंट्रिनम मेजस और डॉग फ्लावर और स्नैपड्रैगन, तीनों एक ही चीज है। दूसरा था मिराबिलिस जेलेफा, इसी को बोलते हैं 4 o'clock प्लांट। तो इन्होंने बोला कि इन दोनों प्लांट के अंदर आपके पास दो तरह के फ्लावर मिलते हैं होमोजाइगस कंडीशन में, एक को बोला रेड और दूसरे को बोला व्हाइट। तो हमने क्या किया, हमने लाल फूल लिए, हमने व्हाइट फूल लिए। दोनों के दोनों ट्रू ब्रीडिंग हैं, दोनों के दोनों होमोजाइगस हैं, और इनके बीच में हमने शादी करवाई। कैपिटल आर से वैसे तो दो गैमेट बनेंगे, एक गैमेट होगा कैपिटल आर, दूसरा गैमेट होगा कैपिटल आर, बट टाइप कितना बनेगा, एक टाइप का बनेगा। और मैंने आपसे कहा था जब एक ही टाइप का बने, जब दो बने बट एक ही टाइप का बने, तो आप एक ही बार लिखना। तो आपने कैपिटल आर लिखा, यहां पर आपने स्मॉल आर लिखा। ये गैमेट्स हैं, ये हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है, ये 2n है, ये 2n है, क्योंकि ये दोनों पेरेंट हैं। फर्टिलाइजेशन हुआ तो कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। तो इसके अंदर हम सोच के बैठे थे कि रेड आएगा, लेकिन रेड नहीं आया, क्योंकि रेड तब आएगा जब दो कैपिटल आर होंगे। मतलब यहां पर रेड ट्रेट को लाने के लिए दो कैपिटल आर चाहिए, बट मेंडल के टाइम अगर एक कैपिटल टी होता था तब भी टॉल आता था, दो कैपिटल टी होते थे तब भी टॉल आता था। तो मेंडल के टाइम जो डोमिनेंट ट्रेट थी वो एक डोमिनेंट एलील से भी आ जाती थी, बट यहां पर एक डोमिनेंट एलील इज नॉट सफिशिएंट कि भाई प्लांट के अंदर रेड कलर के फ्लावर आए। इसका मतलब कैपिटल आर अपने आप में एक डोमिनेंट एलील नहीं है, वो पूरी तरीके से डोमिनेंट नहीं है, वो अधूरा है। हमारी अधूरी कहानी वो इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है, इसलिए यहां पर रेड कलर नहीं आया, यहां पर आया पिंक। तो F1 में ऐसा कलर आया जो किसी भी पेरेंट से रिजेंबल शो नहीं करता। F1 में ऐसा कलर आया जो किसी भी पेरेंट से रिजेंबल शो नहीं करता। इसका मतलब यहां पर ब्लेंडिंग हो गई, यहां पर एलील की मिक्सिंग हो गई। ना रेड आया ना व्हाइट आया, इनके बीच का आया। इसी को बोलते हैं ब्लेंडिंग, इसी को बोलते हैं ब्लेंडिंग। तो जो मेंडल थे वो ब्लेंडिंग में बिलीव नहीं करते थे। वो कहते थे जब भी टॉल और ड्वार्फ की शादी करवाएंगे तो हमेशा टॉल आएगा, उनके बीच का कभी नहीं आएगा। लेकिन यहां पर रेड और व्हाइट के बीच में क्रॉस करवाया तो इनके बीच का आया, अमिताभ बच्चन साहब आए, पिंक आया। तो कैपिटल आर जो था वो कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं था। फिर हमने इनकी शादी करवाई तो हमें रेड मिले, दो पिंक मिले, व्हाइट मिले। ये जनरेशन है F2 जनरेशन। तो अगर मैं फिनोटाइपिक रेशियो की बात करता हूं तो आपका एक रेड है, दो पिंक हैं और एक है आपका व्हाइट। तो फिनोटाइपिक रेशियो हो गया 1:1। नंबर ऑफ फिनोटाइप की बात करता हूं, तीन तरह के फिनोटाइप हैं, एक हो गया रेड, एक हो गया व्हाइट और एक हो गया पिंक। पिंक दो हैं, बट मैं काउंटिंग दो नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कितने तरह के लोग हैं। लाल तरह के लोग हैं, पिंक तरह के लोग हैं, व्हाइट तरह के लोग हैं। तो नंबर ऑफ फिनोटाइप हो गए 3। जीनोटाइपिक रेशियो, बड़ा आर लिखने का तरीका, बड़ा आर स्मॉल आर लिखने का तरीका, स्मॉल आर लिखने का तरीका, ऐसे कितने हैं? 2। तो जीनोटाइपिक रेशियो 1:1। नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने हैं? 3। बड़ा आर, स्मॉल आर। अच्छे से रिवीजन हो गया होगा पहली स्लाइड का। डेफिनेशन,
F1 doesn't show resemble to any of two parent और F1 is intermediate of two parent, बिल्कुल सही है। None of two contrasting allele in F1 generation is dominant। F1 जनरेशन के अंदर कैपिटल आर और स्मॉल आर आया, इन दोनों कॉन्ट्रास्टिंग एलील में से कोई भी एलील आपका डोमिनेंट नहीं है, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सेम है 1:1, मतलब ये भी ट्रू है। ये एग्जाम्पल है ब्लेंडिंग का, एलील की मिक्सिंग हुई, ना रेड आया ना व्हाइट आया, उनके बीच का आया, इंटरमीडिएट आया, मतलब ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है। जीनोटिपिक रेशियो ऑफ नॉर्मल मोनोहाइब्रिड क्रॉस, आपने नॉर्मल मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था, उसका जो जीनोटिपिक रेशियो था वो आपका था 1:1 और इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जीनोटिपिक रेशियो है 1:1, मतलब दोनों का जीनोटिपिक रेशियो जो होता है वो सेम होता है, मतलब ये भी ट्रू है। फिनोटिपिक रेशियो ऑफ नॉर्मल मोनोहाइब्रिड क्रॉस 3:1 है और इनकम्प्लीट डोमिनेंस का 1:1 है, मतलब ये दोनों वेरी करते हैं। फिनोटिपिक रेशियो आर मॉडिफाई फ्रॉम 3:1, तो 3:1 से फिनोटिपिक रेशियो मॉडिफाई हो जाता है यहां 1:1। अगर ये एक नॉर्मल लॉ ऑफ डोमिनेंस वाली चीज होती तो यहां पर आपका जो फिनोटिपिक रेशियो है वो 3:1 ही होता, बट यहां 3:1 नहीं है, यहां आपका 1:2:1 है। इफ वी क्रॉस बिटवीन पिंक फ्लावर मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर, रेड फ्लावर मतलब कैपिटल आर, यहां से कितने तरह के कितने गैमेट बनेंगे? दो। कितने टाइप के बनेंगे? एक टाइप का, मतलब कैपिटल आर, तो इसलिए मैंने एक बार लिखा कैपिटल आर। यहां से दो गैमेट बनेंगे और दो तरह के बनेंगे, कैपिटल आर और स्मॉल आर। क्रॉस करवाया तो एक रेड और एक पिंक। अच्छे से दोनों स्लाइड का रिवीजन हो गया है, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस ऑल्सो प्रेजेंट इन पी, जो आज के लेक्चर में आपको पढ़ाया जाएगा। इफ यू क्रॉस बिटवीन पिंक एंड व्हाइट फ्लावर, पिंक क्या है? पिंक है आपका कैपिटल आर स्मॉल आर और व्हाइट है स्मॉल आर, तो यहां से कितने गैमेट बनेंगे? दो। टाइप कितना बनेगा? एक, इसलिए मैंने एक बार लिखा। तो आप यहां करवाइए पिंक और व्हाइट। रेशियो ऑफ टू होमोजाइगस ट्रेट इन F2 जनरेशन, तो होमोजाइगस कौन है? पिंक होमोजाइगस नहीं है, होमोजाइगस है रेड और होमोजाइगस है व्हाइट। तो आपका F2 जनरेशन में एक रेड है एक व्हाइट है, 1:1। एंडेल्यूशन फाउल, एंडेल्यूशन स्पेन में एक जगह है, फाउल मतलब हो गया आपका मुर्गा। आपने ब्लैक कलर का मुर्गा लिया, व्हाइट कलर का मुर्गा लिया, यहां से गैमेट कैपिटल बी, यहां से स्मॉल बी, और यहां से आपने करवाया तो F1 जनरेशन में आया कैपिटल बी स्मॉल बी। अगर आप सेल्फिंग करवाओगे, दो ऐसे मुर्गे लेंगे कैपिटल बी स्मॉल बी, तो आपका रेशियो वही आएगा 1:2:1, आप करा के चेक कर सकते हैं। मल्टीपल एलील, अभी तक यह सुना था कि एक जीन के दो एलील होते हैं, बट अगर एक जीन के दो से ज्यादा एलील हो जाए, कैरेक्टर एक ही है, कैरेक्टर का नाम है एबीओ ब्लड ग्रुप, जीन एक ही है, जीन का नाम है आई जीन, लेकिन एलील कितने हो गए? 3 एलील हो गए। एक का नाम है IA, दूसरे का नाम है IB और तीसरे का नाम है IO, जिसमें IA डोमिनेंट एलील है, IB डोमिनेंट एलील है, IO रिसेसिव एलील है। अब किसी भी इंडिविजुअल में 3 एलील की जगह 3 में से 2 एलील ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे एक पेयर में 3 क्रोमोसोम नहीं होते, मेरे एक पेयर में 2 क्रोमोसोम होते हैं, और एक क्रोमोसोम पे जीन की एक फॉर्म मिलती है और दूसरे क्रोमोसोम पर उसी जीन की दूसरी फॉर्म मिलती है, जिसको आप एलील कहते हैं। तो अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो दो कंडीशन है, या तो मैं ए ब्लड ग्रुप के लिए होमोजाइगस हो सकता हूं, मतलब यहां पर एक जीन की एक फॉर्म IA है और उसी जीन की दूसरी फॉर्म भी IA है, तो IA मतलब मैं, ये मेरा जीनोटाइप है और ए मेरा फिनोटाइप है। जो ब्लड ग्रुप होता है वो फिनोटाइप होता है और उसको जिस तरीके से लिखते हैं वो इसका जीनोटाइप होता है। होमोजाइगस IA डोमिनेंट एलील है, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। यहां देखिए, एक जीन की एक फॉर्म यहां पर IA है और दूसरी फॉर्म IO है, तो यहां पर IA और IO है, तो आप कहेंगे कि सर यहां ए ब्लड ग्रुप क्यों आया? ए ब्लड ग्रुप इसलिए आया क्योंकि O रिसेसिव एलील है, वो एक्सप्रेस नहीं करेगा, ए डोमिनेंट एलील है, वो एक्सप्रेस करेगा। तो IA और IO में एक्सप्रेस किया किसने? IA ने एक्सप्रेस किया, इसलिए इस बंदे का ब्लड ग्रुप भी A होगा। फर्क इतना है, ये IA IO होगा, मतलब ये A ब्लड ग्रुप के लिए हेट्रोजाइगस होगा। बिल्कुल सही है। अब इसको देखिए, IB मतलब IB ये B ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप है
और जो ब्लड ग्रुप होता है वो फिनोटाइप होता है। ये बी के लिए होमोजाइगस है, IBIO। सर यहां पर ओ ब्लड ग्रुप क्यों नहीं आया? ओ इसलिए नहीं आया क्योंकि ओ रिसेसिव है और बी डोमिनेंट है, तो IB एक्सप्रेस करेगा, IO एक्सप्रेस नहीं करेगा। ये बी ब्लड ग्रुप के लिए हेट्रोजाइगस होगा। तीसरा केस देखिए IAIB, इसके अंदर आपके ये एक हेट्रोजाइगस कंडीशन है, ठीक है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है। यहां पर ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है जिसमें IA डोमिनेंट है और IB डोमिनेंट है। तो IA ये कहेगा मैं एक्सप्रेस करूंगा, IB कहेगा भाई मैं भी तो डोमिनेंट हूं, मैं भी तो एक्सप्रेस कर सकता हूं। तो दोनों आपस में दोस्ती कर लेंगे, बोलेंगे कि वैसे तो जंगल में शेर एक ही होता है बट यहां जंगल में शेर दो हैं, तो तू भी राज कर मैं भी राज करूंगा, 50% तू एक्सप्रेस कर, 50% मैं एक्सप्रेस करूंगा। और जब दोनों डोमिनेंट एलील अपने आप को बराबर बराबर एक्सप्रेस करते हैं एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होकर, तो इसी को मैंने बोला था कोडोमिनेंस, इसी को मैंने बोला था कोडोमिनेंस। और यह है आपका ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप के लिए दोनों क्रोमोसोम पे IOIO होगा, या तो आप IOIO लिखिए या इसको लिखने का तरीका होता है II। तो इनमें से कोई एक ही लिखिएगा क्योंकि ये दोनों चीजें सेम है, बट ये दोनों चीजें सेम नहीं है, ये दोनों चीजें सेम है। तो ओ ब्लड ग्रुप तभी एक्सप्रेस होगा जब कंडीशन कैसी होगी, होमोजाइगस होगी। ओ ब्लड ग्रुप तभी एक्सप्रेस होगा जब दोनों एलील आइडेंटिकल होंगे। जैसे कि आपने पढ़ा था ड्वार्फ तभी आता था जब दो स्मॉल टी होते थे, क्योंकि दोनों स्मॉल टी आपके रिसेसिव होते हैं। टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप विच कैन एक्सप्रेस इन बोथ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन। बच्चों ए ब्लड ग्रुप जो होता है वो होमोजाइगस में भी आता है और हेट्रोजाइगस में भी आता है, बी होमोजाइगस में भी आता है और हेट्रोजाइगस में भी आता है, दोनों के अंदर आता है, होमोजाइगस में भी आता है और हेट्रोजाइगस में भी आता है। लेकिन आपका जो ओ ब्लड ग्रुप है वो सिर्फ होमोजाइगस में आता है। तो क्वेश्चन में पूछा था वो कौन है जो दोनों में एक्सप्रेस हो सकता है, तो ए एंड बी ऑप्शन सर। टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप विच कैन एक्सप्रेस इन होमोजाइगस कंडीशन, वो कौन है जो होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस कर सकता है? तो बच्चों होमोजाइगस कंडीशन में ए एक्सप्रेस कर सकता है, बी एक्सप्रेस कर सकता है और ओ एक्सप्रेस कर सकता है, इसलिए इसका आंसर गया ऑल। 2 out of 3 एलील प्रेजेंट ऑन सेम लोकस और पोजीशन और होमोलोगस साइट, बिल्कुल सही है। अभी आपने देखा कि दो ही एलील प्रेजेंट होते हैं, दो ही एलील प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये बिल्कुल सही है। टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप विच कैन एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन, आपको वो बताना है जो सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस कर सकता है। तो इसका आंसर ए और बी क्यों नहीं गया? सर ए देखिए ना होमोजाइगस में एक्सप्रेस कर रहा है, बी देखिए ना होमोजाइगस में एक्सप्रेस कर रहा है। बच्चों क्वेश्चन में ये पूछा है सिर्फ होमोजाइगस में, ए और बी तो हेट्रोजाइगस में भी एक्सप्रेस करता है। तो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सिर्फ होमोजाइगस में एक्सप्रेस करता है? वो है आपका ये वाला, ठीक है। ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, ये आपकी होमोजाइगस कंडीशन है, तो आपका आंसर जाएगा ओ। तो फिनोटाइप कितने हो गए? 4, ABABO। जीनोटाइप कितने हो गए? 6। ये देखिए जीनोटाइप कितने हो गए? 6। आरबीसी की मेम्ब्रेन होती है और उस मेम्ब्रेन पर शुगर प्रेजेंट होती है जिनको आप एंटीजन कहते हैं, जिनको आप एंटीजन कहते हैं। तो IA एलील जो होता है उसके अंदर A शुगर होती है, शुगर का मतलब हो गया एंटीजन। तो IA एलील जो होता है वो A एंटीजन प्रोड्यूस करता है, IB B एंटीजन प्रोड्यूस करता है, उन्हीं को मैं बोल रहा हूं शुगर। IO में कोई एंटीजन नहीं होता, मतलब वहां कोई शुगर नहीं होती। A ब्लड ग्रुप में A टाइप का एंटीजन, B में आपका B टाइप का, AB में A एंड B टाइप की शुगर, O ब्लड ग्रुप में आपकी कोई शुगर नहीं होती। ये एक फॉर्मूला है। अगर आपको बताया गया है कहीं पर कि मान लीजिए आपके पास नंबर ऑफ एलील 4 हैं और आपसे पूछा कि बताओ नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने होंगे अगर उस कैरेक्टर को कंट्रोल करता है मल्टीपल एलील, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे n+1/2, n की वैल्यू रखेंगे 4 और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो पॉसिबल नंबर होंगे जीनोटाइप के। तो यहां पर हमने क्रॉस चेक किया, हमें मालूम था कि ब्लड के लिए कितने एलील थे? 3 थे। एक का नाम था IA, दूसरे का नाम था IB और तीसरे का नाम था IO। तो बच्चों 3 एलील थे, मैंने 3 रखा, मेरा आंसर आया 6, मतलब मेरा जीनोटाइप आया 6। और आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 जीनोटाइप भी हमारे कितने हैं? 6। मल्टीपल एलील की स्टडी करनी है, ब्लड ग्रुप की स्टडी करनी है तो एक इंडिविजुअल में स्टडी नहीं कर सकते, आपको एक पॉपुलेशन चाहिए। जीन 1 है, एलील 3 है, फिनोटाइप 4 है, जीनोटाइप 6 है, किसके? ब्लड ग्रुप के।
F1 अगर किसी एक पेरेंट से रिजेंबल शो कर रहा है, कौन सा पेरेंट? डोमिनेंट पेरेंट के साथ, तो कंप्लीट डोमिनेंस। F1 अगर इन दोनों के बीच का आता है तो आप बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। रेड और व्हाइट के बीच में क्रॉस कराया तो आपको बीच का मिला था, तो आपने बोला इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अगर F1 दोनों पेरेंट से रिजेंबल शो करता है तो इसको बोलते हैं को डोमिनेंस, और को डोमिनेंस हमने आगे बताया है। तो डेफिनेशन ऑफ कोडोमिनेंस क्या हुई? जब दोनों डोमिनेंट एलील अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस करते हैं, इन दोनों की मिक्सिंग नहीं होती, और F1 जो है वो दोनों पेरेंट से रिजेंबल शो करता है। एक पेरेंट है ए ब्लड ग्रुप वाला जो ए के लिए होमोजाइगस है, और माताजी बी ब्लड ग्रुप के लिए होमोजाइगस है। यहां से एलील आया IA, यहां से एलील आया IB। F1 जनरेशन में दोनों साथ में आए, IA ने 50% एक्सप्रेस किया, IB ने 50% एक्सप्रेस किया। तो जो ये बच्चा है वो दोनों पेरेंट से 50-50% रिजेंबल शो कर रहा है। एक एलील यहां से है, एक एलील यहां से है, तो दोनों एलील एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होकर एक्सप्रेस करते हैं। तो एग्जांपल ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस, अगर कोई आपसे पूछता है IAIO, जिसमें IA एक्सप्रेस करेगा क्योंकि वो डोमिनेंट एलील है, IO रिसेसिव एलील है, तो ये कंप्लीट डोमिनेंट का एग्जांपल हुआ। ठीक उसी तरीके से ये भी कंप्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल हुआ। आंसर गया बोथ A एंड B। ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये को डोमिनेंस का एग्जांपल है, उसमें दोनों डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस करेंगे। यहां पर देखिए कोट कलर इन कैटल, हमने लाल कलर की गाय ली और हमने एक व्हाइट कलर की गाय ली। आपने देखा होगा ऐसी गाय जिसमें रेड रेड और व्हाइट व्हाइट स्पॉट्स होते हैं, आधा कलर रेड होता है, आधा व्हाइट होता है। यहां से कैपिटल R आया, यहां से कैपिटल W आया, तो जो कैटल हमें मिली वो रेड एंड व्हाइट मिली। इसी को बोलते हैं रोन कैटल, इसी को बोलते हैं रोन कैटल। जब हमने सेल्फिंग करवाई तो आप देख सकते हैं 2 रोन आया, एक रेड आया, एक व्हाइट आया। फिनोटाइप 1 2 1 1 2 1, जीनोटाइप 1 2 1। नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने आए? 3 आए। कौन कौन से आए? रेड आए, रोन आए और व्हाइट आया। नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने हैं? 3 हैं। RR टाइप के, RW टाइप के और WW टाइप के। सिकल सेल अनेमिया, सिकल सेल अनेमिया, सिकल सेल अनेमिया, ये RBC है। ये आपको RBC दिख रहे हैं, ओवल शेप के दिख रहे हैं, बाइकनकेव होते हैं ये, और ये आपकी ब्लड वेजल्स है। ये एक नॉर्मल बंदा है जिसको सिकल सेल अनीमिया नहीं है। तो नॉर्मल बंदे के जो एलील मिलते हैं वो मिलते हैं HbA, मतलब इनको इन्फेक्शन नहीं है, इनको सिकल सेल अनीमिया नहीं है। लेकिन आरबीसी का जो शेप होता है वो सिकल शेप हो जाता है। तो ये जो आरबीसी है ये ब्लड वेजल्स में अच्छे से मूव नहीं कर पाती, एक जगह पर इकट्ठी हो जाती है, जिसकी वजह से ऑर्गन के पास प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती। ऐसा सिकल सेल अनीमिया में होता है। बट सर ऐसा क्यों होता है कि आरबीसी का शेप सिकल शेप हो गया? इसका एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है वो इसी चैप्टर में आगे जाके मेंडेलियन डिसऑर्डर में एक्सप्लेन किया जाएगा, और थोड़ा सा पोर्शन एक्सप्लेन किया जाएगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ये लास्ट क्लास का रिवीजन चल रहा है। कहीं कोई आकर बैठ गया हो इसके अंदर कि सर कैसे पढ़ा रहे हैं, इतनी तेज तेज पढ़ा रहे हैं। अरे दीवाने, ये आखिरी क्लास का रिवीजन चल रहा है। दीवाने, आखिरी क्लास का रिवीजन चल रहा है, पढ़ा नहीं रहा हूं। अगर कोई डायरेक्ट इस लेक्चर में आया है तो वो भाई बिल्कुल भाग जाए, पहले लेक्चर 1 देखे, नहीं तो मजा नहीं आएगा। तो आपका अफेक्टेड में HBS होगा, इस केस में डेथ हो जाती है। ये अफेक्टेड है HBS। कैरियर होता है HbA, मतलब 50% हीमोग्लोबिन नॉर्मल है और 50% हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल है। HbA मतलब नॉर्मल, HbS मतलब एबनॉर्मल। तो 50% HbA एलील है, 50% HbS है। यहां डेथ नहीं होती, ऐसे बंदे या बंदी को कैरियर बोलते हैं, और कैरियर को हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं, और ये एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का। लेकिन अगर 2 कैरियर की शादी हो गई तो यहां पर डेथ हो सकती है HbS। तो ये मैंने आपको बताया था। कुंडली मिलाते हुए ये भी पूछ लेना, क्या तू भी कैरियर है? तो ये आपको ध्यान रखिएगा। तो ये आपका IAIO लॉ ऑफ डोमिनेंस, IBIO लॉ ऑफ डोमिनेंस, IAIB कोडोमिनेंस। एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस कौन सा हुआ? ABO ब्लड ग्रुप एक जीन से कंट्रोल किया जाता है जिसको आप I जीन बोलते हो। 3 एलील होते हैं IA, IB, IO। ये डोमिनेंस भी फॉलो करता है, ये आपका कोडोमिनेंस भी फॉलो करता है, और 3 एलील हैं तो ये मल्टीपल एलील है। तो आंसर जाएगा आपका ऑल। ये हमने ब्लड ग्रुप के क्वेश्चन किए थे, इसको आप देख लेना, ये आपको समझ में आ गए होंगे। ब्लड ग्रुप के क्वेश्चन हमने किए थे तो ये आपको समझ में आ गए होंगे।
तो ये हमारा पुराना रिवीजन था। अब जो हम आज नया पढ़ने जा रहे हैं, वो है आपका प्लियोट्रॉपी और कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। पूरा का पूरा फोकस करिएगा, एकदम अच्छे से समझाऊंगा, पूरा का पूरा फोकस करिएगा, प्लियोट्रॉपी को समझिएगा कि प्लियोट्रॉपी क्या होती है। ध्यान समझिएगा, यहां आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया जाएगा और उसके बाद ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, आपसे पूछे जाएंगे। तो अब क्लास स्टार्ट हो रही है, तो सभी लोग क्लास स्टार्ट करने का परमिशन, ये तो रिकॉर्डेड लेक्चर है तो सभी के सभी लोग पूरा का पूरा फोकस करिए। और अब नया खेल शुरू हो रहा है, आपको बहुत मजा आएगा। प्लियोट्रॉपी बच्चों, सबसे पहले है प्लियोट्रॉपी की डेफिनेशन क्या है, उसके बाद इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो प्लियोट्रॉपी क्या है? प्लियोट्रॉपी का मतलब है वन जीन कंट्रोल उदय कंट्रोल, वन जीन कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर, वन जीन कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर, या मैं उसको बोल देता हूं फिनोटाइप, या मैंने उसको बोल दिया फिनोटाइप। एक जीन, हमने नॉर्मल पढ़ा था कि एक जीन एक कैरेक्टर कंट्रोल करता है, लेकिन हम यहां कह रहे हैं कि एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। अब इसको समझिए, अब इसको एग्जाम्पल से समझिए कि सर इसका एग्जाम्पल क्या होगा। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा आप उसको समझिए, तो सिंथेसिस ऑफ स्टार्च इन पी सीड, ये इसका एग्जाम्पल है। ध्यान से समझिएगा, एकदम शुरू में जज मत करिएगा, धीरे धीरे सीन बनाऊंगा, धीरे धीरे आपको पीक पे लेके जाऊंगा, लेकिन जब ये टॉपिक खत्म होगा आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों, एक जीन है, सिंथेसिस ऑफ स्टार्च इन पी सीड, एक जीन है। कहां है सर एक जीन? मैंने कहा ये रहा एक जीन जिसको मैंने ग्रीन कलर से दिखाया, ये आपका एक जीन है, बिल्कुल सही है। ये जीन आपका कंट्रोल करता है, ये जीन आपका कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? ये जीन कंट्रोल करता है सिंथेसिस ऑफ स्टार्च इन पी सीड। तो जो मटर है, मटर के जो सीड हैं, उन सीड में स्टार्च की सिंथेसिस करने वाला एक जीन है जिसको मैंने ग्रीन कलर से दिखाया है। चलो मैं इसको ब्राउन कलर से दिखा देता हूं, थोड़ा सा मोटा दिखा देता हूं, इसको थोड़ा सा मोटा दिखा देता हूं। ये देखिए, ये जो मैंने ब्राउन कलर से दिखाया है, ये आपका जीन है जो स्टार्च की सिंथेसिस करता है। अब आपको मालूम है कि एक जीन के कितने एलील होंगे? आप कहेंगे कि सर एक जीन के 2 एलील होंगे। बिल्कुल सही है, ये रहा जीन और इस जीन के 2 एलील हैं। इस जीन के कितने एलील हैं? 2। एक को मैंने बोला कैपिटल बी और दूसरे को मैंने बोला स्मॉल बी। तो एक जीन के 2 एलील हैं, एक को मैंने बोला कैपिटल बी और एक को मैंने बोला स्मॉल बी। जब भी मेरे पास कैपिटल बी होगा तो कैपिटल बी जो होता है वो मोर एफिशिएंटली सिंथेसिस करता है। किसकी सिंथेसिस करता है? स्टार्च की सिंथेसिस करता है। मोर एफिशिएंटली सिंथेसिस करता है स्टार्च की। किसके अंदर? इन पी सीड। तो बच्चों, जब इस जीन की डोमिनेंट फॉर्म आएगी, मतलब जब जीन का
कैपिटल फॉर्म आएगा, डोमिनेंट एलील आएगा, तो स्टार्च की खूब ज्यादा सिंथेसिस होगी। अगर इस जीन की रिसेसिव फॉर्म आएगी तो ये आपका लेस एफिशिएंटली सिंथेसिस करता है, लेस एफिशिएंटली सिंथेसिस करता है। किसकी सिंथेसिस करता है? स्टार्च की। किसके अंदर? अरे किसके अंदर? अरे दीवाने, किसके अंदर? अरे दिल छोटा मत कर, रिकॉर्डेड लेक्चर है, कोई बात नहीं, समझ में पूरा आएगा। तो बड़ा बी मतलब डोमिनेंट एलील, बड़ा बी मतलब डोमिनेंट एलील, छोटा बी मतलब रिसेसिव एलील। तो हमें खूब सारा स्टार्च की सिंथेसिस करनी है, तो आपको चाहिए डोमिनेंट एलील। अगर लेस सिंथेसिस करनी है आपको चाहिए स्मॉल बी। तो आप मुझे बताइए कि मैं आपको 3 कंडीशन देता हूं। कितनी कंडीशन देता हूं? 3 कंडीशन देता हूं। एक कंडीशन मैंने दी कैपिटल बी, और दूसरी कंडीशन मैंने दी कैपिटल बी स्मॉल बी, और तीसरी कंडीशन मैंने दी स्मॉल बी। तो मैंने आपको 3 कंडीशन दी। कितनी कंडीशन दी? 3 कंडीशन दी। बड़ा बी, छोटा बी। और आपसे पूछा कि बताओ इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टार्च। अगर आपके पास एक सीड ऐसा है जो बड़ा बी वाला है, एक सीड ऐसा है जो बड़ा बी स्मॉल बी वाला है, एक सीड ऐसा है जो आपका स्मॉल बी वाला है। मैंने आपसे पूछा बताओ इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टार्च किस सीड में मिलेगा, तो आप कहोगे सर यहां बड़ा बी 2 बार है, यहां बड़ा बी छोटा बी 1 बार है, यहां तो बड़ा बी है ही नहीं। तो मैक्सिमम स्टार्च जो मिलेगा वो मिलेगा जब दोनों के दोनों आपके डोमिनेंट होंगे। यहां पर आपका सबसे कम स्टार्च मिलेगा, इस सीड में सबसे कम स्टार्च मिलेगा, और यहां पर इन दोनों के बीच का स्टार्च मिलेगा। तो यहां पर आपका जो स्टार्च होगा वो इंटरमीडिएट स्टार्च होगा। क्योंकि यहां पर 2 डोमिनेंट एलील हैं, यहां ज्यादा स्टार्च बनेगा, यहां पर स्टार्च आपका कम बनेगा, और यहां पर स्टार्च इन दोनों के बीच का बनेगा, क्योंकि यहां एक रिसेसिव एलील है, एक डोमिनेंट एलील है। तो अगर मैं आपसे बोलूं, ये क्वेश्चन मैं आपसे दूं, बताओ मैक्सिमम स्टार्च सीड में किस कंडीशन में होगा? मैक्सिमम स्टार्च सीड में किस कंडीशन में होगा? तो आप बोलेंगे कैपिटल बी। बिल्कुल सही है। मिनिमम स्टार्च किस कंडीशन में होगा? आप बोलेंगे स्मॉल बी। और इंटरमीडिएट स्टार्च किस में होगा? आप बोलेंगे कैपिटल बी स्मॉल बी। बिल्कुल सही है। अब आप देखिए यहां कितनी बड़ी बात लिखी है, अमाउंट ऑफ स्टार्च डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सीड। जिसके अंदर जितना ज्यादा स्टार्च होगा उसका सीड का साइज उतना ही बड़ा होगा। गौर फरमाइएगा, अमाउंट ऑफ स्टार्च डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सीड। जिस सीड के अंदर जितना ज्यादा स्टार्च होगा उस सीड का साइज उतना बड़ा होगा। जिस सीड के अंदर स्टार्च जितना कम होगा उसका साइज उतना ही छोटा होगा। तो आप मुझे बताइए इन तीनों के अंदर सबसे बड़ा साइज किसका होगा? इन तीनों के अंदर सबसे बड़ा साइज किसका होगा? ये जो सीड होगा इसका साइज होगा लार्ज साइज सीड। बिल्कुल सही है। स्मॉल बी स्मॉल साइज सीड, स्मॉल साइज सीड, और बड़ा बी छोटा बी, तो इनका जो साइज होगा वो बड़े और छोटे के बीच में होगा। तो इसका जो साइज होगा वो इंटरमीडिएट साइज होगा। कैसा साइज होगा?
इंटरमीडिएट साइज होगा। इसमें सबसे ज्यादा स्टार्च है तो इसके सीड का साइज लार्ज, इसमें सबसे कम स्टार्च है इसके सीड का साइज स्मॉल, इसके अंदर इन दोनों के बीच का स्टार्च है तो इसके सीड का साइज इससे छोटा होगा और इससे बड़ा होगा, तो हमने लिखा इंटरमीडिएट साइज सीड। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो अब आप मुझे बताइए, लार्ज साइज सीड होगा पहला ऑप्शन, स्मॉल साइज होगा ये वाला ऑप्शन, और इंटरमीडिएट होगा बड़ा बी स्मॉल बी। पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो एक जीन है जो कंट्रोल करता है सिंथेसिस ऑफ स्टार्च इन पी सीड। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सिंथेसिस ऑफ स्टार्च इन पी सीड। और इसकी वजह से कौन सा कैरेक्टर कंट्रोल हो रहा है? इसकी वजह से कैरेक्टर कंट्रोल हो रहा है साइज ऑफ सीड। तो कितने कैरेक्टर हो गया? अभी तक तो एक ही कैरेक्टर हुआ, उस कैरेक्टर का नाम क्या है? साइज ऑफ सीड। तो स्टार्च की सिंथेसिस की वजह से सीड का साइज कंट्रोल हो रहा है, पहला कैरेक्टर ये हो गया। इसके अलावा एक कैरेक्टर और है जो थोड़ी देर में बताया जाएगा। इस जीन ने सिंथेसिस की स्टार्च की, और स्टार्च की सिंथेसिस डिसाइड कर रही है सीड का साइज। तो सीड का साइज कितना कैरेक्टर हो गया? सीड का साइज एक कैरेक्टर हो गया। मुझे आपको एक से ज्यादा कैरेक्टर दिखाने हैं, तभी आप मानोगे कि ये प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल है। यहां तक समझ में आ गया होगा, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आप यहां ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। मैंने यहां पर हेडिंग डाली आपकी साइज ऑफ सीड। साइज ऑफ सीड, साइज ऑफ सीड क्या है? साइज ऑफ सीड आपका एक कैरेक्टर है। साइज ऑफ सीड आपका एक क्या है? कैरेक्टर है। तो साइज ऑफ सीड आपका एक कैरेक्टर है, बिल्कुल सही है। जीन कितना था? एक। वो अगर उसकी एक, आपको मालूम है कि एक जीन की कितनी फॉर्म होती है? दो फॉर्म होती हैं। वो दोनों फॉर्म जो होती हैं वो एलील होती हैं। वो दोनों एलील सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो अगर वो जीन कैपिटल बी की फॉर्म में आएगा तो खूब सारा स्टार्च बनाएगा, स्मॉल बी की फॉर्म में आएगा तो बहुत कम स्टार्च बनाएगा या बनाएगा ही नहीं। तो हमने यहां पर आपको ये होमोजाइगस, ये हेटेरोजाइगस, ये होमोजाइगस। पहला वाला क्या है आपका? होमोजाइगस। पहला वाला आपका क्या है? ये सब आपको पता है, आप जानते हो, होमोजाइगस। लास्ट वाला भी आपका क्या है? लास्ट वाला भी होमोजाइगस है, और बीच वाला है आपका हेटेरोजाइगस। तो यहां पर सबसे ज्यादा स्टार्च बनेगा, यहां सबसे कम स्टार्च बनेगा, यहां इनके बीच का बनेगा। जितना ज्यादा स्टार्च होगा सीड का साइज उतना ही बड़ा होगा। जितना ज्यादा स्टार्च होगा, मैं जितना ज्यादा पानी पीता जाऊंगा मेरा पेट फूलता जाएगा। जितना ज्यादा स्टार्च होगा सीड का साइज उतना ही बड़ा होगा। बिल्कुल सही है। तो साइज ऑफ सीड एक कैरेक्टर है जिसको कंट्रोल कर रहा है ये वाला जीन। तो मैंने क्या किया? मैंने सीड लिए, एक मैंने लार्ज साइज का सीड लिया और दूसरा मैंने लिया स्मॉल साइज ऑफ सीड। मैंने दो तरह के सीड लिए, एक लार्ज साइज का सीड लिया है आपका, और एक मैंने आपका लिया है स्मॉल साइज सीड। तो बच्चों लार्ज को किससे डिनोट करूं? हमें मालूम है कि जो पेरेंट होते हैं वो प्योर होते हैं, ट्रू ब्रीडिंग होते हैं। तो लार्ज साइज को मैं लिखूंगा बड़ा बी, और स्मॉल को लिखूंगा स्मॉल बी। बिल्कुल सही है। तो ये आपकी डिप्लॉयड कंडीशन हो गई। ये आपकी कैसी कंडीशन हो गई? ये आपकी डिप्लॉयड कंडीशन हो गई। तो बच्चों यहां से दो गैमेट बनेंगे, बट दोनों एक ही तरह के बनेंगे, इसलिए मैंने एक बार लिख लिया कैपिटल बी। यहां से दो गैमेट बनेंगे बट एक ही तरह के बनेंगे, मैंने लिख लिया स्मॉल बी। तो कैपिटल बी स्मॉल बी आपके क्या हैं? कैपिटल बी और स्मॉल बी आपके गैमेट हैं। कैपिटल बी और स्मॉल बी आपके गैमेट हैं। बिल्कुल सही है। अब आन मिलो सच ना करवाइए,
फर्टिलाइजेशन करवाइए। गैमेट हैं तो गैमेट कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो 2n से हो गया आपका n। तो अब यहां पर आपका फर्टिलाइजेशन होगा, यहां पर आपका होगा फर्टिलाइजेशन। तो जब आपने फर्टिलाइजेशन करवाया बच्चों, जब आपने क्या करवाया, फर्टिलाइजेशन करवाया, तो आपको मिला बड़ा बी स्मॉल बी। कैसी कंडीशन मिली, 2n मिली। अब आप मुझे बताइए, जब आपने लार्ज साइज सीड और स्मॉल साइज सीड के बीच में क्रॉस करवाया, तो आप बताइए साइज के बेसिस पर कैसा सीड मिला, साइज के बेसिस पर कैसा सीड मिला। सर साइज के बेसिस पर जो सीड मिला वो इंटरमीडिएट साइज का मिला, इंटरमीडिएट साइज का मिला, इंटरमीडिएट साइज का मिला। बस यहीं पे फोकस करना है। बड़े सीड और छोटे सीड के बीच में क्रॉस करवाया तो आपको इंटरमीडिएट साइज मिला। आप देख लीजिए, बड़ा बी स्मॉल बी में इंटरमीडिएट स्टार्च था, तो इंटरमीडिएट साइज था सीड का। तो आपको ना बड़ा सीड मिला F1 में, ना छोटा सीड मिला F1 में, आपको ऐसा मिला जो दोनों का हाइब्रिड है। मतलब F1 में जो चीज आई, F1 में जो चीज आई, F1 में जो चीज आई, F1 do not resemble, F1 do not resemble to any of the parent, to any of the parent। किसी भी पेरेंट से F1 रिजेंबल शो नहीं करता, F1 किसी भी पेरेंट से रिजेंबल शो नहीं करता। इसका मतलब यहां क्या हुआ, इसका मतलब यहां पर आपका ब्लेंडिंग हुई, यहां पर ब्लेंडिंग हुई, यहां पर आपका इंटरमीडिएट आया, यहां पर आपका ब्लेंडिंग हुई, इंटरमीडिएट आया। इसका मतलब यहां क्या हुआ, अरे यहां क्या हुआ, अब तो बच्चा बच्चा बता देगा कि यहां पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस हुआ। यहां क्या हुआ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हुआ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हुआ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हुआ। तो बच्चों इनकम्प्लीट डोमिनेंस मटर में होता है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस कब हुआ, जब आप सीड का शेप नहीं, सीड का साइज स्टडी कर रहे हैं। जब आप सीड का साइज स्टडी करते हैं तो आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस आता है। बिल्कुल सही है, अरे बिल्कुल सही है रे दीवाने, अरे दीवाने काय को परेशान हो रहा है, रिकॉर्डेड लेक्चर है, पूरा का पूरा समझ में आ रहा है। देख ले यहां पर अच्छी तरीके से देख ले, देख ले। तो अब ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। 37 मिनट की क्लास हो चुकी है। तो साइज ऑफ सीड जब आपने स्टडी किया तो F1 जनरेशन में आपका इंटरमीडिएट साइज आया, मतलब आपका नया फिनोटाइप आया जो किसी भी पेरेंट में नहीं है, जो आपका किसी भी पेरेंट में नहीं है, आपका नया फिनोटाइप आया। इसी को बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब जरा इसकी सेल्फिंग करवाइए। ऑन सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन, ऑन सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन, जब आप F1 जनरेशन की सेल्फिंग करवाओगे दीवानों, F1 जनरेशन की जब सेल्फिंग करवाएंगे तो अच्छे बच्चों की तरह, अच्छे बच्चों की तरह इसकी सेल्फिंग करवाइए। जब आप इसकी सेल्फिंग करवाएंगे, बड़ा बी छोटा बी, इसको मान लीजिए आप मेल और दूसरा है आपका बड़ा बी छोटा बी, इसको आप मान लीजिए फीमेल। तो बच्चों ये आपका मेल पेरेंट हो गया और ये आपका फीमेल हो गया। तो बच्चों आपने सेल्फिंग करवाई, इसी की सेल्फिंग करवाई, तो इससे कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, दो। एक को बोला बड़ा बी, दूसरे को बोला स्मॉल बी। इससे कितने मिलेंगे, दो। एक को बोला बड़ा बी, एक को बोला स्मॉल बी। और आपने यहां पर खूबसूरत सी खींच दी है लाइन, ये आपने खींच दी है लाइन, ये आपने खींच दी है लाइन। क्रॉस करवाइए, बड़ा बी बिब्बी बेबी,
और ये है आपका स्मॉल बी, बिल्कुल सही है। अब पूरा फोकस करिएगा, बताइए इसका साइज कैसा होगा। इसका जो साइज होगा वो होगा लार्ज, इसका जो साइज होगा वो होगा इंटरमीडिएट, इसका जो साइज होगा वो भी होगा इंटरमीडिएट, और इसका जो साइज होगा वो होगा स्मॉल। तो आप मुझे बताइए फिनोटिपिक रेशियो, आप मुझे बताइए, आप मुझे फिनोटिपिक रेशियो बताइए। तो अगर मैं फिनोटिपिक रेशियो की बात करता हूं, कितने तरह के लोग दिख रहे हैं, कितने तरह के लोग दिख रहे हैं, 3 तरह के लोग दिख रहे हैं। बड़े सीड दिख रहे हैं, छोटे सीड दिख रहे हैं, इंटरमीडिएट सीड दिख रहे हैं। तो फिनोटिपिक रेशियो हो गया 1:2:1, 1:2:1। 1 क्या है? 1 है आपका लार्ज, 2 है आपका इंटरमीडिएट, और 1 क्या है आपका स्मॉल। बिल्कुल सही है। तो आपका फिनोटिपिक रेशियो 1:1 हो गया। अब जरा नंबर ऑफ फिनोटाइप बताइए, नंबर ऑफ फिनोटाइप बताइए, नंबर ऑफ फिनोटाइप बताइए। 3 तरह के फिनोटाइप हैं, 3 तरह के फिनोटाइप हैं, लार्ज, इंटरमीडिएट और स्मॉल। तो नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने हो गए? 3 हो गए। कौन कौन से हो गए? लार्ज हो गए, इंटरमीडिएट हो गए, और कौन से हो गए? स्मॉल हो गए। तो फिनोटाइप कितने हो गए? 3। देख लीजिए सब कुछ इनकम्प्लीट डोमिनेंट जैसा ही तो दिख रहा है। अब आप बताइए जीनोटिपिक रेशियो, अब आप बताएंगे इसके अंदर जीनोटिपिक रेशियो। तो जो जीनोटिपिक रेशियो होता है, जो आपका जीनोटिपिक रेशियो होता है, जीनोटिपिक रेशियो भी क्या होगा? जीनोटिपिक रेशियो भी 1:1 होगा। कौन कौन सा? इस तरह का है, और इस तरह का 2 हैं, और इस तरह के 1 हैं। तो जीनोटिपिक रेशियो क्या हुआ? 1:1 हुआ। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने होंगे, अगर मैं आपसे पूछता हूं नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने होंगे, तो दीवाने नंबर ऑफ जीनोटाइप भी 3 ही होंगे। कौन कौन से तरह के? बड़ा बी तरह के। वो ये नहीं कह रहा कि बड़ा बी छोटा बी कितने हैं, वो कह रहा है कितने तरह के रिप्रेजेंटेशन होंगे। 3 तरह के रिप्रेजेंटेशन होंगे। वो ये नहीं कह रहा कि बड़ा बी छोटा बी 2 हैं, वो ये कह रहा है कितने तरह के रिप्रेजेंटेशन है। बड़ा बी तरह का रिप्रेजेंटेशन है, बड़ा बी स्मॉल बी तरह का रिप्रेजेंटेशन है, और स्मॉल बी तरह का रिप्रेजेंटेशन है। तो नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने हो गए? 3 हो गए। तो यहां पर अगर मैं आपसे बात करता हूं, एक लाइन यहां पर हम खींच देते हैं। ये हमने यहां पर एक लाइन खींची, उसके बाद हमने यहां पर एक लाइन खींची, बिल्कुल सही है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं 4 प्लांट में से कितने जायगोट हैं? 4 जायगोट है। तो 4 में से अगर मैं आपसे कहूं कि लार्ज सीड वाले कितने हैं, तो लार्ज सीड वाला एक ही है, आप बोलेंगे 1/4। मैं आपसे कहूं स्मॉल सीड वाले कितने हैं, तो आपका एक ही है, आप बोलेंगे 1/4। इंटरमीडिएट अगर मैं आपसे बात करता हूं कि इंटरमीडिएट सीड वाले कितने हैं, जिनका साइज इंटरमीडिएट है, तो आप बोलेंगे 2/4, आप बोलेंगे 2/4, आप बोलेंगे 2/4। ये आपका हो गया है लार्ज सीड का, ये स्मॉल सीड का, ये इंटरमीडिएट सीड का। तो ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। तो जब आपने एक जीन की स्टडी करी, और उस जीन की स्टडी करके ये पता चला कि वो जीन स्टार्च की सिंथेसिस कंट्रोल करता है, और स्टार्च की सिंथेसिस कंट्रोल करने की वजह से साइज ऑफ सीड कंट्रोल होता है, और साइज ऑफ सीड एक कैरेक्टर है। फिर आपने
बड़ा सीड और छोटे सीड के बीच में क्रॉस करवाया तो आपको इंटरमीडिएट साइज मिला, ना आपको बड़ा मिला ना आपको छोटा मिला। मतलब आपको एक ऐसा साइज मिला जो किसी भी पेरेंट से रिजेंबल शो नहीं करता, वो इन दोनों के बीच का है। मतलब एलील की मिक्सिंग हुई है, नया कोई आया है, मतलब ये आपकी ब्लेंडिंग हुई है, मतलब ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस फॉलो करता है। कब? जब आप शेप ऑफ सीड स्टडी करते हैं या साइज ऑफ सीड स्टडी करते हैं। आपने सेल्फिंग करा तो आपने देखा बिल्कुल इनकम्प्लीट डोमिनेंस फॉलो हो रहा है। अब आप यहां से आगे गए, 200 सीड्स वर कलेक्टेड फ्रॉम अ पी प्लांट इन F2 जनरेशन। यहां F2 जनरेशन में कितने सीड हैं? 4 सीड हैं। कितने सीड हैं? 4 सीड हैं। मैं कह रहा हूं कि अब आपके पास 200 सीड हैं, तो बताओ 200 सीड में कितने सीड होंगे जो लार्ज होंगे? तो आप मुझे बताइए, 4 में लार्ज कितने थे? 4 में लार्ज कितने थे? 1 था। तो 200 में कितना होगा? 1/4 इंटू 200। सॉल्व करो। नंबर ऑफ इंटरमीडिएट साइज, 4 में इंटरमीडिएट कितने थे? 4 में इंटरमीडिएट 2 थे। तो बच्चों 200 में कितना होगा? 2/4 इंटू 200। सॉल्व करो। नंबर ऑफ स्मॉल साइज सीड, 4 में कितने हैं? 1। तो 200 में कितने होंगे? सॉल्व करो। 1/4 इंटू 200। सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। तो यहां पर जो आंसर आएगा आपका, वो यहां पर आंसर आएगा आपका 20। डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेना सही से। अबे 20 आएगा नहीं, ये 4 5 जा 20। तो मतलब यहां पर जो आपका आंसर आएगा वो आपका आएगा 50। यहां पर डिवाइड करिए, 2 1 जा 2 2 जा, यहां आपका आंसर आएगा 100। और यहां पर आप डिवाइड करिए, यहां पर आपका आंसर आएगा 50। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अब जरा ध्यान से एक चीज समझिएगा, ध्यान से एक चीज समझिएगा, ध्यान से एक चीज समझिएगा। यहां तक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब आगे हम बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक जीन है, क्या है भैया? एक जीन है। ध्यान से समझिएगा, आपके पास एक जीन है और वो जीन आपका स्टार्च की सिंथेसिस कंट्रोल कर रहा है। वो जीन आपकी किसकी सिंथेसिस कंट्रोल कर रहा है? स्टार्च की सिंथेसिस कंट्रोल कर रहा है। तो बच्चों एक जीन है जो आपकी स्टार्च की सिंथेसिस कंट्रोल कर रहा है और उसकी वजह से 2 कैरेक्टर कंट्रोल हो रहे हैं। एक को आपने बोला साइज ऑफ सीड, जो अभी अभी आपने पढ़ा, और दूसरा जो आप पढ़ेंगे, वही जीन की वजह से उसी सीड का शेप कंट्रोल होगा। ध्यान से समझिएगा, एक जीन की वजह से अगर मैं आपसे बात करता हूं कि एक जीन की वजह से, यहां पर एक लाइन खींच लेते हैं हम अच्छे बच्चे की तरह। ये हमने यहां पर एक लाइन खींची। अब ध्यान से समझिएगा, वो रहा वो जीन, ये रहा वो जीन जो मैंने पहले बनाया था। ये जीन क्या कर रहा है? ये जीन जो है, ये है आपका जीन। ये जीन कंट्रोल करता है सिंथेसिस ऑफ स्टार्च। किसकी सिंथेसिस कंट्रोल करता है? स्टार्च की। सिंथेसिस ऑफ स्टार्च किसकी सिंथेसिस कंट्रोल कर रहा है? ये कंट्रोल कर रहा है सिंथेसिस ऑफ स्टार्च। उसकी वजह से 2 कैरेक्टर कंट्रोल हो रहे हैं। एक कैरेक्टर तो आपने पढ़ लिया, क्या पढ़ा? आपने पढ़ा सीड का साइज। दूसरा कैरेक्टर जो कंट्रोल हो रहा है वो हो रहा है शेप ऑफ सीड। तो शेप ऑफ सीड एक कैरेक्टर है। ये आपका
एक कैरेक्टर है और ये आपका एक कैरेक्टर है। तो इस जीन ने सिंथेसिस की थी स्टार्च की, जिसकी वजह से दो कैरेक्टर कंट्रोल हो रहे हैं। एक कैरेक्टर तो आपने समझ लिया, सीड का साइज कंट्रोल हो रहा है, बट शेप कैसे कंट्रोल हो रहा है उसको भी समझिए। शेप कैसे कंट्रोल हो रहा है उसको भी समझिए। तो बच्चों ध्यान से समझिएगा, जिसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है, जिसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है, जिसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है, जिस सीड के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट इन सीड, अगर स्टार्च प्रेजेंट है तो उसका जो शेप होगा वो राउंड शेप होगा, वो राउंड शेप होगा। अगर आपका स्टार्च एब्सेंट है, अगर आपका स्टार्च एब्सेंट है, स्टार्च एब्सेंट इन सीड, स्टार्च ही नहीं है, तो शेप कैसा होगा? शेप होगा रिंकल्ड शेप। तो बच्चों अगर मैं आपको बोला कि बताओ, मैं आपको बोला कि बताओ बड़ा बी और बड़ा बी का शेप कैसा है, तो आप कहेंगे इसका जो शेप है वो राउंड शेप है। बिल्कुल सही है। मैं आपसे कहूं साइज कैसा है, आप कहोगे कि लार्ज साइज है, लार्ज साइज है। बिल्कुल सही है। मैं आपसे कहूं बड़ा बी स्मॉल बी, आप कहोगे कि सर शेप तो इसका भी राउंड है, शेप तो इसका भी राउंड है। गौर फरमाइएगा, शेप तो इसका भी राउंड है, बट इसके अंदर स्टार्च ऊपर वाले के मुकाबले कम है, जिसकी वजह से इसका साइज छोटा हो गया। फिर से सुनिएगा, बड़ा बी स्मॉल बी का शेप भी राउंड है, बड़ा बी का शेप भी राउंड है। तो फर्क क्या आया? फर्क ये आया कि यहां पर डोमिनेंट एलील एक ही है, तो यहां पर स्टार्च की सिंथेसिस ऊपर वाले के मुकाबले थोड़ी कम हुई, जिसकी वजह से इस नीचे वाले का साइज थोड़ा छोटा हो गया। तो इसका जो साइज है वो है आपका इंटरमीडिएट साइज, वो है आपका इंटरमीडिएट साइज। बट शेप इसका भी कैसा है? राउंड है। और जो तीसरा है वो है आपका स्मॉल बी। तो स्मॉल बी का जो शेप है वो शेप है आपका रिंकल्ड शेप। कैसा शेप है? रिंकल्ड शेप है। लेकिन इसका जो साइज है सीड का वो स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज है। तो सीड का जो साइज है वो आपका स्मॉल है। कंफ्यूज नहीं होना, फिर से सुनना। एक जीन ने सीड के अंदर स्टार्च की सिंथेसिस की, जिसकी वजह से दो कैरेक्टर कंट्रोल हुए, एक तो सीड का साइज और एक सीड का शेप। अगर दोनों डोमिनेंट एलील हैं तो उसके अंदर स्टार्च सबसे ज्यादा है, इसलिए उसका साइज लार्ज है। अगर दोनों रिसेसिव एलील हैं उसके अंदर स्टार्च सबसे कम है, इसलिए उसका साइज स्मॉल है। इन दोनों का शेप सेम है, क्योंकि यहां भी डोमिनेंट एलील है, यहां भी डोमिनेंट एलील है, यहां दो डोमिनेंट एलील है, इसलिए यहां स्टार्च की क्वांटिटी ज्यादा है, इसलिए इसका साइज लार्ज है। यहां पर एक डोमिनेंट एलील है, यहां स्टार्च की क्वांटिटी कम है ऊपर वाले के मुकाबले, इसलिए इसका साइज छोटा हो गया ऊपर वाले के मुकाबले, इसलिए इसका साइज इंटरमीडिएट है। बट शेप दोनों का सेम है, शेप दोनों का सेम है। तो स्टार्च की सिंथेसिस की वजह से दो कैरेक्टर कंट्रोल हो रहे हैं, एक तो है सीड का साइज और दूसरा है सीड का शेप। तो कितने कैरेक्टर कंट्रोल हो रहे हैं? कितने कैरेक्टर कंट्रोल हो रहे हैं?
दो कैरेक्टर कंट्रोल्ड हो रहे हैं। तो एक जीन कितने कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है? एक जीन दो कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है। इसलिए ये एग्जाम्पल है प्लियोट्रॉपी का, इसलिए ये एग्जाम्पल है प्लियोट्रॉपी का, क्योंकि एक जीन यहां पर दो कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है। एक जीन की वजह से स्टार्च की सिंथेसिस होती है और स्टार्च की सिंथेसिस की वजह से, स्टार्च की अवेलेबिलिटी की वजह से साइज ऑफ सीड और शेप ऑफ सीड कैरेक्टर कंट्रोल होते हैं। इसलिए यह प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल है। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब मैं क्या करूंगा यहां पर, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। अब मैं यहां स्टडी कर रहा हूं शेप ऑफ सीड। अब मैं यहां स्टडी कर रहा हूं शेप ऑफ सीड। तो शेप ऑफ सीड हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो शेप ऑफ सीड, तो मैंने यहां लिया आपका बड़ा बी स्मॉल बी और यहां लिया आपका स्मॉल बी, बिल्कुल सही है। इसको मैंने ले लिया फीमेल, इसको मैंने ले लिया मेल और ये दोनों हैं डिप्लॉयड। बताओ पहले तो शेप बताओ, शेप बताओ। ये जो है इसका शेप है राउंड और इस सीड का शेप है आपका रिंकल्ड, क्योंकि ये रिसेसिव है। राउंड एक डोमिनेंट ट्रेट है। राउंड कैसी ट्रेट है? राउंड आपकी डोमिनेंट ट्रेट है, बिल्कुल सही है। और ये कैसी ट्रेट है? ये आपकी रिसेसिव ट्रेट है। अब अच्छे बच्चे की तरह गैमेट बनाइए। यहां से दो गैमेट बनेंगे, बट कितने टाइप का बनेगा? एक टाइप का। तो ये हमने बड़ा भी लिख लिया। ये है आपका हैप्लॉइड, ये है डिप्लॉइड। यहां से दो गैमेट बनेंगे बट एक टाइप का मिलेगा, स्मॉल बी। तो बड़ा बी और स्मॉल बी क्या हैं? बड़ा बी और स्मॉल बी आपके गैमेट्स हैं। अरे आ रहा है ना समझ में दीवानों? पूरा अच्छे से फोकस करना। कल आपको उन 100 क्वेश्चन का डिस्कशन मिलेगा, मजा आ जाएगा। उनको तुमने कर लिया तो भाई आत्मा एकदम मजा आ जाएगा। बस समझ जाओ क्या होगा। पूरा का पूरा क्वेश्चन का डिस्कशन होगा, उसको जरूर देखना आज। और उसके साथ तुम्हें टाइम टेबल भी मिलेगा। आज इसलिए नहीं दिया, तुम छोटे छोटे नन्हे नन्हे मुन्ने मुन्ने बच्चे हो, स्कूल भी जाते हो, सुबह डलवाने का कोई मतलब नहीं था। तो आइए फोकस करिएगा, फोकस करिएगा। तो अब आपने यहां फर्टिलाइजेशन करवाया। तो जब आप यहां पर फर्टिलाइजेशन करवाएंगे, जब आप यहां पर क्या करवाएंगे? फर्टिलाइजेशन करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको बड़ा बी और स्मॉल बी मिलेगा। और ये जो कंडीशन है ये ऑर्गेनिज्म है। तो ये आपका बच्चा पैदा हुआ, बड़ा बी स्मॉल बी, मतलब डिप्लॉयड आ गया। तो अब आप मुझे बताइए ये कैसा है? इसका शेप बताइए। ये राउंड है, रिंकल्ड है या क्या है? सर यहां पर एक डोमिनेंट एलील तो है, तो इसका जो शेप है वो राउंड शेप है, बिल्कुल सही है। इसका साइज इंटरमीडिएट हो सकता है, इसका साइज लार्ज है, इसका साइज स्मॉल है, इसका साइज इंटरमीडिएट है। बट मैं साइज स्टडी नहीं कर रहा, साइज तो मैंने स्टडी कर लिया, आपको बता दिया। मैं शेप स्टडी कर रहा हूं। ये राउंड है, ये रिंकल्ड है, एक डोमिनेंट एलील है तब भी राउंड होगा, बट स्टार्च की क्वांटिटी कम होगी इसके मुकाबले में, इसलिए इसका साइज छोटा है इसके मुकाबले में। तो राउंड शेप। तो आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, यहां पे कंक्लूजन निकालिए। आप मुझे बताइए कि ये जो F1 जनरेशन है, ये F1 जनरेशन आपकी एक पेरेंट से रिजेंबल शो कर रही है। इसका मतलब यहां लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो हो रहा है। तो F1 जनरेशन, F1 जनरेशन शो रिजेंबल, show resemblance to one of the parent, एक पेरेंट के साथ रिजेंबल शो कर रही है।
किस पेरेंट के साथ रिजेंबल शो कर रही है? डोमिनेंट पेरेंट के साथ रिजेंबल शो कर रही है। इसका मतलब जब आप राउंड शेप और रिंकल शेप के बीच में क्रॉस करवाओगे आपको राउंड मिल रहा है। तो बताओ यहां पर क्या फॉलो हो रहा है? यहां पर फॉलो हो रहा है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस बिल्कुल सही है। अरे दीवाने, क्या फॉलो हो रहा है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। सर मैंने एक गजब की चीज नोटिस की। क्या नोटिस किया बता? सर जब आप सीड का शेप स्टडी करते हो तो लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो होता है। जब आप सीड का साइज स्टडी करते हो तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस फॉलो होता है। तो सर एक ही जीन दो कॉन्सेप्ट दे रहा है। एक ही जीन दो कॉन्सेप्ट दे रहा है। ये रहा वो जीन, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ये रहा वो जीन, और जीन कितना है? जीन है आपका एक। बिल्कुल सही है। और एक जीन आपकी किसकी सिंथेसिस करता है? ये जीन आपकी सिंथेसिस करता है किसकी? स्टार्च की। जिसकी वजह से कितने कैरेक्टर कंट्रोल हो रहे हैं? जिसकी वजह से दो कैरेक्टर कंट्रोल हो रहे हैं। पहला कैरेक्टर का नाम है, पहले कैरेक्टर का नाम बताइए। पहले कैरेक्टर का नाम है साइज ऑफ सीड। पहले कैरेक्टर का नाम है साइज ऑफ सीड। और दूसरे कैरेक्टर का नाम बताइए। सर दूसरे कैरेक्टर का नाम है आपका शेप ऑफ सीड। शेप ऑफ सीड। तो एक जीन स्टार्च की सिंथेसिस करने के कारण दो कैरेक्टर गवर्न करता है। एक है साइज ऑफ सीड और दूसरा है शेप ऑफ सीड। साइज ऑफ सीड में क्या फॉलो हुआ था? इसमें फॉलो हुआ था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। शेप ऑफ सीड में क्या फॉलो हुआ? यहां फॉलो हुआ डोमिनेंस। तो एक जीन कितने कैरेक्टर की स्टडी कर रहा है? दो कैरेक्टर की स्टडी कर रहा है। वन जीन कंट्रोल मोर देन वन phenotype. वन जीन कंट्रोल more than one phenotype. More than one phenotype और कैरेक्टर। एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर शो कर रहा है। एक जीन की स्टडी करने से दो कॉन्सेप्ट पता चलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और डोमिनेंस। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप मुझे ये बताइए, जब आप इसकी सेल्फिंग करेंगे, बड़ा बी स्मॉल बी, जब आप इसकी सेल्फिंग करेंगे तो यहां से गैमेट आएगा बड़ा बी स्मॉल बी, और यहां से गैमेट आएगा बड़ा बी और स्मॉल बी। तो अब आप देख लीजिए, यहां पर आपने इस तरीके से डिब्बा बनाया। तो जब आप यहां कौन सी जनरेशन की बात कर रहे हैं? यहां आप बात कर रहे हैं F2 जनरेशन की। ये F1 था। इसकी सेल्फिंग करेंगे तो बड़ा बी स्मॉल बी, बड़ा बी स्मॉल बी, स्मॉल बी। चलो बताओ, शेप बताओ। इसका शेप क्या होगा? इसका शेप राउंड होगा, इसका शेप भी राउंड होगा, इसका शेप भी राउंड होगा, और इसका शेप कैसा होगा? रिंकल्ड होगा। तो अब आप देख लीजिए, यहां पर जो फिनोटिपिक रेशियो आएगा वो नॉर्मल मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो होता था डोमिनेंस वाला वही आएगा। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या आया? 3:1 आया, जिसमें 3 क्या हैं? राउंड हैं, और 1 क्या है? रिंकल्ड है। बिल्कुल सही है।
जीनोटिपिक रेशियो क्या आया उसको भी देख लीजिए, जीनोटिपिक रेशियो क्या आया उसको भी देख लीजिए, जीनोटिपिक रेशियो क्या आया उसको भी देख लीजिए। तो जीनोटिपिक रेशियो जो आया वो आया आपका 1:2:1, 1:1. तो आपके कुछ इस तरह के हैं, कुछ किस तरह के हैं, कुछ इस 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 तरह के हैं। तो आप देख लीजिए यहां जो रेशियो आ रहा है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस वाला ही आ रहा है, और इससे पहले जो रेशियो आया था वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला आया था। तो एक जीन कितने कैरेक्टर कंट्रोल करता है? 2 कैरेक्टर कंट्रोल करता है। तो आप मुझे बताइए, अब एक लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी के अंदर, डोमिनेंस इज नॉट ऑटोनॉमस फीचर ऑफ जीन, डोमिनेंस इज नॉट अ ऑटोनॉमस फीचर ऑफ जीन। ध्यान से समझिएगा, डोमिनेंस इज नॉट अ ऑटोनॉमस फीचर ऑफ जीन। ऑटोनॉमस का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, ऑटोनॉमस का मतलब होता है इंडिपेंडेंट। डोमिनेंस एक जीन की जागीर नहीं है। मैं रोड पे चलता हूं तो रोड मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, रोड गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, मैं उसको यूज करता हूं। डोमिनेंट एक जीन की जागीर नहीं है। क्यों? कब 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 नहीं है? जब एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर शो करता है, वो डोमिनेंस भी शो करता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी शो करता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये इसका ऑटोनॉमस फीचर है। ये जीन तो ये कैरेक्टर भी शो कर रहा है, ये कैरेक्टर भी शो कर रहा है, ये जीन हमेशा यही कैरेक्टर शो करेगा, गलत। ये जीन की स्टडी करके हमेशा इनकम्प्लीट डोमिनेंस की ही इंफॉर्मेशन मिलेगी, गलत। ये जीन स्टडी करके हमेशा डोमिनेंस की ही इंफॉर्मेशन मिलेगी, गलत। डोमिनेंस इज नॉट अ ऑटोनॉमस फीचर ऑफ दिस जीन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज नॉट अ ऑटोनॉमस फीचर ऑफ जीन। बच्चों को यह बताना पड़ेगा कि आप इस जीन को किस नजर से देखते हैं। अगर आप इस जीन को शेप ऑफ सीड के रेस्पेक्ट में स्टडी करते हैं तब ये डोमिनेंस फॉलो करता है, तब ये सिर्फ डोमिनेंस फॉलो करता है। अगर इस जीन को साइज ऑफ सीड के रेस्पेक्ट में स्टडी करते हैं तो ये सिर्फ इनकम्प्लीट डोमिनेंस फॉलो करता है। अगर एक जीन एक कैरेक्टर कंट्रोल करता तो मैं कह देता कि ये उसका ऑटोनॉमस फीचर है, बट यहां पर एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि ये इसका ऑटोनॉमस फीचर है या ये इसका ऑटोनॉमस फीचर है? अरे दोनों ही इसके फीचर है, दोनों ही इसके फीचर है। सिर्फ डोमिनेंस ही ऑटोनॉमस फीचर ऑफ जीन नहीं है, सिर्फ इनकम्प्लीट डोमिनेंस ही ऑटोनॉमस फीचर ऑफ जीन नहीं है। एक जीन को अगर शेप ऑफ सीड के रेस्पेक्ट में पढ़ोगे तब डोमिनेंस ऑटोनॉमस फीचर है, एक जीन को साइज ऑफ सीड के रेस्पेक्ट में पढ़ोगे तब इनकम्प्लीट डोमिनेंस ऑटोनॉमस फीचर है। लेकिन पढ़िए क्या लिखा हुआ है, डोमिनेंस इज नॉट अ ऑटोनॉमस फीचर ऑफ जीन बट इट डिपेंड्स अपॉन द पर्टिकुलर फिनोटाइप। पर्टिकुलर फिनोटाइप, पर्टिकुलर फिनोटाइप, कितने फिनोटाइप, पर्टिकुलर फिनोटाइप कितने फिनोटाइप हैं, कितने फिनोटाइप हैं, कितने फिनोटाइप हैं? 2 फिनोटाइप हैं, एक है सीड का शेप और एक है सीड का साइज। तो डोमिनेंस किसी जीन की जागीर नहीं है कि ये जीन हमेशा डोमिनेंस ही शो करेगा, ये जीन तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी शो कर रहा था, बल्कि ये डिपेंड करता है पर्टिकुलर फिनोटाइप पर दैट वी चूज। आप किसकी नजर से देख रहे हो? आप उस जीन को शेप ऑफ सीड की नजर से देख रहे हो तो वो डोमिनेंस शो करेगा, अगर उसको साइज की नजर से देख रहे हो तो वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करेगा। इट डिपेंड्स अपॉन द पर्टिकुलर फिनोटाइप दैट वी चूज टू एग्जामाइन, एग्जामाइन करना, स्टडी करना। इन केस कब? व्हेन मोर देन वन फिनोटाइप इन्फ्लुएंस्ड बाय सेम जीन।
जब एक जीन एक कैरेक्टर कंट्रोल करता फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, वो कैरेक्टर उसका ऑटोनोमस फीचर होता। लेकिन यहां पर एक जीन दो कैरेक्टर शो कर रहा है, एक से ज्यादा कैरेक्टर शो कर रहा है, एक से ज्यादा फिनोटाइप शो कर रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि डोमिनेंस उसका ऑटोनोमस फीचर है। ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड कि आप किस फिनोटाइप की स्टडी कर रहे हो। आप अगर शेप की स्टडी कर रहे हो तो डोमिनेंस उसका ऑटोनोमस फीचर है। अगर आप साइज स्टडी कर रहे हो तो डोमिनेंस उसका ऑटोनोमस फीचर नहीं है, उस टाइम इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। तो डोमिनेंस किसी जीन की जागीर नहीं है। कब? जब वो जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर, एक से ज्यादा फिनोटाइप शो कर रहा है। तो सेम जीन कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर, मोर देन वन कैरेक्टर आ गया होगा समझ में। अब आप पूरा का पूरा को डोमिनेंस, पूरा का पूरा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, पूरा का पूरा मल्टीपल एलील, और मल्टीपल एलील जहां एनसीईआरटी में लिखा था उसके नीचे जो पैराग्राफ है पूरा पढ़ लेना, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। भाई का वादा है, भाई की जुबान है। तो अब आपको ये चीज समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई। प्लियोट्रॉपी का आपने एक एग्जाम्पल पढ़ लिया, प्लियोट्रॉपी का आपने एक एग्जाम्पल पढ़ लिया। प्लियोट्रॉपी का दूसरा एग्जाम्पल समझिए, सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया ये आपका जीन था, ये आपका क्या था? जीन है। ये एक जीन है। तो अगर ये जीन एबनॉर्मल काम करेगा, अगर ये जीन प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, ये जीन एबनॉर्मली काम करेगा, अगर ये जीन आपका एबनॉर्मल हो जाएगा तो उसकी वजह से बंदे को सिकल सेल अनीमिया हो रहा था। और इसी की वजह से जो आपके दूसरे ऑर्गन होते हैं, आपके लीवर होता है, आपका हार्ट होता है, आपकी किडनी होती है, वो भी अफेक्ट करती हैं। तो यहां पर एक से ज्यादा कैरेक्टर हो गया। एक जीन अगर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है तो वो सिकल सेल अनीमिया तो कर ही रहा है, इसके अलावा जो दूसरे ऑर्गन होते हैं आपके लीवर, हार्ट, किडनी, वो भी अफेक्ट करते हैं। तो मोर देन वन, एक तो सिकल सेल अनीमिया करवा रहा है और दूसरे ऑर्गन को भी अफेक्ट कर रहा है। तो सिकल सेल अनीमिया भी किसका एग्जाम्पल हो गया? प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल हो गया। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? ये भी आपका प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल 3 सिर्फ नाम लिख रहा हूं, अभी नहीं बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। फिनाइल कीटोन्यूरिया एक बीमारी है, फिनाइल कीटोन्यूरिया बीमारी है। आप अपनी एनसीईआरटी खोलिए और इस चैप्टर में आगे जाइए, लास्ट में जाइए, आपको ये डिसऑर्डर मिलेगा। तो अगर लास्ट में लिखेगा मिलेगा तो बेटा मास्टर भी तो इसको लास्ट में ही पढ़ाएगा, और अभी मास्टर लास्ट में नहीं पहुंचा है। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया किस तरीके से इसका एग्जाम्पल है प्लियोट्रॉपी का? कैसे सर, कैसे सर, कैसे कैसे ये प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल है? सर फिनाइल कीटोन्यूरिया बीमारी क्या है, ये प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल कैसे है? इसको एक्सप्लेन करिए। इसको एक्सप्लेन करेंगे लेटर, लेटर मतलब बाद में एक्सप्लेन करेंगे, आपको वेट करना पड़ेगा, बाद में एक्सप्लेन करेंगे। बस नाम याद रखना, बाद में एक्सप्लेन करेंगे। सिकल सेल अनीमिया पर कम से कम 20 पॉइंट पढ़ने हैं। अभी हमने अभी पढ़ा नहीं, हमने तुम्हें सिर्फ ऊपर ऊपर की चीज बताई कल की क्लास में, आज की क्लास में भी ऊपर ऊपर की चीज बताई। इसकी जो मलाई है, जब आप चैप्टर में आगे बढ़ेंगे आप देख लीजिए अपने एनसीईआरटी में आखिरी में सिकल सेल अनीमिया समझाया हुआ है, वहां आपको बताया जाएगा। म्यूटेशन के अंदर सिकल सेल एनीमिया पढ़ाया जाएगा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में सिकल सेल एनीमिया पढ़ाया जाएगा। तो अभी कंफ्यूज मत होना, अभी मैंने आपको सिकल सेल एनीमिया के बारे में 1% भी नहीं बताया है, बस प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल है ये बताया और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कल आपको बताई। तो यहां पर हमने एक टॉपिक क्वालिटी के साथ कंप्लीट कर लिया। अब है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। जब तक मैं पानी पी लेता हूं और इसको पॉज कर देता हूं। तो बच्चों मैं वापस आ गया पानी पी के, है ना। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। तो जल्दी से इसको खत्म करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस क्या है?
देखिएगा बच्चों, कोई एलील डोमिनेंट क्यों होता है, कोई एलील रिसेसिव क्यों होता है, ये कैसे डिसाइड होता है वो हम यहां पर जानेंगे कि भैया ये डोमिनेंट एलील है, ये रिसेसिव एलील है। तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मैंने आपसे बोला कि कोई भी जो जीन है, कोई भी जो जीन है वो अपने अंदर कोई ना कोई इंफॉर्मेशन रखता है और उस इंफॉर्मेशन की वजह से कोई ना कोई पर्टिकुलर ट्रेट कंट्रोल होती है। अब इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? मान लीजिए एक जीन है जो अगर अपनी डोमिनेंट फॉर्म में आता है तो उसकी वजह से एक हार्मोन बनता है, ग्रोथ हार्मोन। तो ये ग्रोथ हार्मोन क्या हुआ? ये ग्रोथ हार्मोन एक इंफॉर्मेशन हुई और इसकी वजह से प्लांट की जो हाइट हुई वो टॉल हुई। टॉल क्या हुआ? ट्रेट हुआ। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि पर्टिकुलर जीन कंट्रोल इंफॉर्मेशन, पर्टिकुलर जीन कंट्रोल इंफॉर्मेशन which decide particular trait। मान लीजिए कि एक जीन है, ठीक है, मान लीजिए एक जीन है, ये रहा वो जीन, मान लीजिए ये एक जीन है, ठीक है, ये एक जीन है, मान लीजिए ये एक जीन है। जब ये जीन अपनी डोमिनेंट फॉर्म में आया, ये जीन अपनी एक डोमिनेंट फॉर्म में आया, ये जीन अपनी एक डोमिनेंट फॉर्म में आया, तो ग्रोथ हार्मोन बना। क्या बना? ग्रोथ हार्मोन बना। अब हार्मोन का नेचर क्या हो सकता है? हार्मोन का नेचर प्रोटीनेशियस हो सकता है, तो इस हार्मोन को मैंने बोल दिया प्रोटीन, इसको मैंने बोल दिया इंफॉर्मेशन, और ये इंफॉर्मेशन कंट्रोल करेगी पर्टिकुलर ट्रेट। तो ग्रोथ हार्मोन बनने की वजह से प्लांट की हाइट इंक्रीज हो गई, तो प्लांट कैसा हो गया? टॉल। तो टॉल क्या है? टॉल है ट्रेट। तो पर्टिकुलर जीन कंट्रोल इंफॉर्मेशन, ये रही वो इंफॉर्मेशन, इस जीन की वजह से ग्रोथ हार्मोन सिंथेसिस हुआ, जिसकी वजह से प्लांट की हाइट बढ़ गई और प्लांट की हाइट टॉल हो गई, और टॉल क्या है? ट्रेट। तो पर्टिकुलर जीन कंट्रोल इंफॉर्मेशन विच डिसाइड पर्टिकुलर ट्रेट। एनसीईआरटी की लाइन है, समझ में आ गई होगी। दूसरा पॉइंट समझिएगा कि हम लोग कैसे हैं? डिप्लॉयड हैं। तो एवरी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म has two copy of same gene, जिसको आप क्या कहते हैं? जिसको आप कहते हैं एलील, जिसको आप कहते हैं एलील। और ये दोनों एलील, ये जो दोनों फॉर्म्स हैं, बोथ फॉर्म्स ऑफ जीन की जो दोनों फॉर्म है वो आपकी आइडेंटिकल भी हो सकती है। बिल्कुल सही है। जब वो आइडेंटिकल होगी, दोनों फॉर्म आइडेंटिकल होगी, तो आप उस कंडीशन को बोलते हैं होमोजाइगस। और ये आपकी कैसी हो सकती है? और ये आपकी नॉन आइडेंटिकल भी हो सकती है। उस कंडीशन को आप बोलते हैं हेटेरोजाइगस। बिल्कुल सही है, हेटेरोजाइगस। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से समझिएगा, नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूं, यहां पर आपको समझाऊंगा। ये तो पुरानी स्लाइड है, पुरानी स्लाइड का रिवीजन हमने किया था, तो अब आप ध्यान से समझिएगा, बस खत्म होने वाला है।
छोटा लेक्चर लेंगे, ठीक है। पूरा का पूरा ध्यान से समझिएगा, 15-20 मिनट की बात है, ठीक है बच्चों। मैंने यहां पे एक जीन रखा, ये रहा वो जीन, ठीक है, ये मैंने एक जीन रखा। इस जीन की दो फॉर्म है। कितनी फॉर्म है? दो फॉर्म है। एक है इस जीन की नॉर्मल फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? नॉर्मल फॉर्म। तो जीन की जो नॉर्मल फॉर्म है उसी को हम कहते हैं अनमॉडिफाई एलील। अनमॉडिफाई एलील, उसी को हम कहते हैं वाइल्ड एलील, और उसी को हम कहते हैं, गौर फरमाइएगा, उसी को हम कहते हैं डोमिनेंट एलील। उसी को हम कहते हैं डोमिनेंट एलील। तो ध्यान से बिल्कुल फोकस करना अच्छे से। एक जीन की नॉर्मल फॉर्म को हम बोलते हैं डोमिनेंट एलील, और डोमिनेंट एलील को ही बोलते हैं वाइल्ड एलील, और इसी को बोलते हैं अनमॉडिफाई एलील। तो जब एक जीन की नॉर्मल फॉर्म आएगी, अनमॉडिफाई एलील आएगा, वाइल्ड एलील आएगा, डोमिनेंट एलील आएगा, तो फिर ये जो फॉर्म होगी, ये जो अनमॉडिफाई एलील होगा, ये जो वाइल्ड एलील होगा, ये जो आपका नॉर्मल एलील होगा या डोमिनेंट एलील होगा, चारों नाम अलग अलग हैं बट चीज एक ही है। आप नॉर्मल बोलो, अनमॉडिफाई बोलो, वाइल्ड बोलो या डोमिनेंट बोलो, एक ही चीज है। डोमिनेंट एलील को ही मैं अनमॉडिफाई बोल रहा हूं, उसी को मैं वाइल्ड बोल रहा हूं, उसी को मैं नॉर्मल बोल रहा हूं। तो ऐसी कंडीशन में आपका नॉर्मल एंजाइम फॉर्म्ड होता है। नॉर्मल एंजाइम फॉर्म्ड होता है। कैसा फॉर्म्ड होता है? नॉर्मल एंजाइम फॉर्म्ड होता है। एक सेकेंड रुकिएगा। नॉर्मल एंजाइम फॉर्म्ड होता है, और वो नॉर्मल एंजाइम एक्ट ऑन सबस्ट्रेट, एक्ट ऑन सबस्ट्रेट, और जब वो सबस्ट्रेट पर एक्ट करता है तो आपका सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट होता है? सबस्ट्रेट आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो प्रोडक्ट आपका फॉर्म्ड होता है, और ये प्रोडक्ट तो आपका सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हुआ? सबस्ट्रेट आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। किसकी वजह से? एंजाइम की वजह से। और ये प्रोडक्ट आपका कंट्रोल्ड करता है पर्टिकुलर फिनोटाइप, जिसको आप कैरेक्टर बोल रहे हो। पर्टिकुलर फिनोटाइप या आप बोल सकते हो पर्टिकुलर ट्रेट। ध्यान से समझिएगा, एक जीन है जो अपनी डोमिनेंट फॉर्म में है, जिसको मैं वाइल्ड एलील बोल रहा हूं, जो अनमॉडिफाई एलील है, जो नॉर्मल फॉर्म है। तो ये जब जीन की नॉर्मल फॉर्म होती है, डोमिनेंट फॉर्म होती है, तो वो एक नॉर्मल एंजाइम बनाती है। वो नॉर्मल एंजाइम किसी सबस्ट्रेट पे ऐड करता है और उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, और वो प्रोडक्ट की वजह से कोई ना कोई फिनोटाइप, कोई ना कोई ट्रेट कंट्रोल होती है। बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ये जीन के अंदर कुछ चेंजेस आ जाएं, इस जीन के अंदर आ गया चेंज जिसकी वजह से हुआ, उसको बोलते हैं म्यूटेशन। तो जीन के अंदर चेंज आया, चेंज किसकी वजह से हुआ? म्यूटेशन इसी चैप्टर में आगे पढ़ाया जाता है। जब आप एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी के अंदर आपका म्यूटेशन जो है
वो आपको आगे मिल जाएगा, आपको आगे मिल जाएगा। यहां पर सेक्स डिटर्मिनेशन ऑन ह्यूमन के बाद म्यूटेशन दिया हुआ है, आपको म्यूटेशन मिल जाएगा। तो वहां पर आपको बताया जाता है जो एबनॉर्मलिटीज आती हैं बॉडी में, जो सुपर मेल और सुपर फीमेल होते हैं, जो जिनके अंदर क्रोमोसोम के नंबर बढ़ जाते हैं, ये सब म्यूटेशन का शिकार होते हैं। डीएनए में चेंज आ जाना, क्रोमोसोम में चेंज आ जाना, इसको म्यूटेशन बोलते हैं। तो म्यूटेशन की वजह से उस जीन में चेंज आता है। तो म्यूटेशन की वजह से जीन में चेंज आ गया, जिसकी वजह से अब आपके पास जो चीज है वो है आपके पास मॉडिफाई एलील। मॉडिफाई एलील को ही मैं बोल रहा हूं म्यूटेंट एलील। क्या बोल रहा हूं? म्यूटेंट एलील। जीन के अंदर चेंज आ गया, उसके अंदर म्यूटेशन हो गई। ये जीन नॉर्मल है तो डोमिनेंट एलील की फॉर्म में है, इसमें म्यूटेशन हो गया तो ये जीन मॉडिफाई हो गया। तो अब जो एलील आया वो मॉडिफाई एलील है, वो म्यूटेंट एलील है। तो मॉडिफाई और म्यूटेंट एलील जो है उसके साथ तीन कंडीशन है। क्या? कि वो म्यूटेशन करने के बाद भी, वो म्यूटेशन करने के बाद भी आपका नॉर्मल या फिर लेस एफिशिएंट एंजाइम बना रहा है। नॉर्मल या फिर लेस एफिशिएंट एंजाइम बना रहा है। नॉर्मल और लेस एफिशिएंट एंजाइम बना रहा है, जो चीज काफी कॉमन है, जो चीज काफी कॉमन है कि इस जीन में चेंज आया तो वो जो एलील था, ये जीन का नॉर्मल एलील है, अनमॉडिफाई एलील है, वाइल्ड एलील है। म्यूटेशन होने के बाद आपके पास मॉडिफाई एलील आ गया, म्यूटेंट एलील आ गया। तो मॉडिफाई एलील मतलब चेंज आने के बाद भी वो नॉर्मल एंजाइम बना पा रहा है। पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये हुई कि वो एंजाइम ही नहीं बना रहा, नो एंजाइम। और तीसरी कंडीशन ये हुई कि वो नॉन फंक्शनल एंजाइम बना रहा है। कैसा एंजाइम बना रहा है? नॉन फंक्शनल एंजाइम बना रहा है। तीनों के तीनों मॉडिफाई फॉर्म्ड हैं। ये वाली जो देखो, नो एंजाइम बनाया, ये भी आपका मॉडिफाइड एलील है। यहां पर ये भी आपका मॉडिफाइड एलील है। यहां भी आपका मॉडिफाइड एलील है, मॉडिफाई एलील है। जीन में चेंज आया तो आपका मॉडिफाई एलील बना। उस मॉडिफाई एलील की वजह से, मॉडिफाई एलील मतलब जीन में चेंज आया, एलील मॉडिफाई हो गया म्यूटेशन की वजह से, बट फिर भी नॉर्मल एंजाइम बना रहा है। पहला केस केस 1। केस 2 एंजाइम ही नहीं बना रहा। केस 3 नॉन फंक्शनल एंजाइम बना रहा है। तो अगर ये दोनों कंडीशन है, तो जब ये दोनों कंडीशन है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एंजाइम ही नहीं है। यहां एंजाइम नहीं है, यहां नॉन फंक्शन एंजाइम है। अरे दोनों का मतलब तो एक ही हुआ ना। यहां एंजाइम रहकर क्या करोगे? वो एंजाइम काम ही नहीं कर रहा है। तो इन दोनों के केस में आपका, मैं कह सकता हूं कि एंजाइम ही नहीं है। यहां एंजाइम नहीं है, यहां नॉन फंक्शनल एंजाइम है। इसका मतलब यहां पर नो प्रोडक्ट फॉर्म्ड, नो प्रोडक्ट फॉर्म्ड, कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म्ड नहीं होगा, कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म्ड नहीं होगा। इसका मतलब अब ये फिनोटिपिक ट्रेट नहीं आएगा। अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर्म्ड होता, यहां पर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर्म्ड होता, यहां आपका एंजाइम ही प्रोड्यूस नहीं हुआ, तो अब यहां पर ये ट्रेट नहीं आएगा। मतलब यहां पर आपका कुछ और आएगा। मतलब यहां पर जो फिनोटाइप है और जो ट्रेट है वो आपकी चेंज हो जाएगी, वो आपकी
ऑल्टर्ड हो जाएगी, वो आपकी ऑल्टर्ड हो जाएगी, चेंज आ जाएगी। तो इस केस में ये वाला जो एलील है ये कहलाया जाएगा रिसेसिव एलील। तो ये जो मॉडिफाई एलील है ये कहलाया जाएगा रिसेसिव एलील। ये जो मॉडिफाई एलील है ये कहलाया जाएगा रिसेसिव एलील। बट चेंज होने के बाद भी नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम बन गया, इसका मतलब ये किस पे एक्ट करेगा? ये एक्ट करेगा किस पर? सबस्ट्रेट पर एक्ट करेगा। सबस्ट्रेट पर एक्ट करेगा तो आपका क्या बनेगा? आपका प्रोडक्ट फॉर्म्ड होगा। क्या फॉर्म्ड होगा? प्रोडक्ट फॉर्म्ड होगा। और वो क्या कंट्रोल्ड करेगा? वो कंट्रोल्ड करेगा पर्टिकुलर फिनोटाइप, मतलब वो सेम कंट्रोल करेगा। ध्यान से समझिएगा, पूरा का पूरा ध्यान से समझिएगा, फिर से समझिएगा, फिर से समझिएगा, फिर से समझिएगा। ये है एक जीन, जब ये अपनी नॉर्मल फॉर्म में आता है तो उसको अनमॉडिफाई एलील बोलते हैं, उसको वाइल्ड एलील बोलते हैं, उसको डोमिनेंट एलील बोलते हैं। और ये एक नॉर्मल एंजाइम बनाता है। वो नॉर्मल एंजाइम एक सबस्ट्रेट पर ऐड करता है, जिसकी वजह से वो सबस्ट्रेट एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। और इस प्रोडक्ट की वजह से कोई पर्टिकुलर फिनोटाइप, कोई पर्टिकुलर ट्रेट, कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर कंट्रोल्ड होता है। अगर ये जीन म्यूटेशन की वजह से चेंज हो जाए, उस पैराग्राफ में एनसीईआरटी में म्यूटेशन नहीं लिखा, ड्यू टू सम चेंज लिखा है। म्यूटेशन की वजह से चेंज हो जाए, डीएनए क्रोमोसोम में चेंज आना, इसको म्यूटेशन बोलते हैं। म्यूटेशन की वजह से जीन में, म्यूटेशन की वजह से जीन में चेंज हो गया तो अब आपके पास मॉडिफाई एलील है, आपके पास म्यूटेंट एलील है। मॉडिफाई एलील के पास तीन कंडीशन है। मॉडिफाई होने के बावजूद भी वो नॉर्मल एंजाइम बना रहा है, और नॉर्मल एंजाइम सबस्ट्रेट पर ऐड करके प्रोडक्ट बना रहा है, और प्रोडक्ट की वजह से वही फिनोटाइप बन रहा है। तो भाई मॉडिफाई होने का फायदा क्या हुआ? इसका मतलब इस केस में ये जो मॉडिफाई एलील है, इस केस में जो ये मॉडिफाई एलील है ये तो डोमिनेंट एलील की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है? डोमिनेंट एलील की तरह काम कर रहा है। क्यों? मॉडिफाई होने के बाद भी एंजाइम बन गया, वो एंजाइम सबस्ट्रेट पर ऐड कर रहा है, प्रोडक्ट फॉर्म्ड हो रहा है, उस प्रोडक्ट से कोई पर्टिकुलर फिनोटाइप ट्रेट कंट्रोल हो रहा है। अरे मॉडिफाई होने के बावजूद भी मैंने तुझे धोखा दिया बट तू तब भी मुझे प्यार करता है। मॉडिफाई होने के बाद भी वो नॉर्मल एंजाइम बना रहा है, इसका मतलब वो डोमिनेंट एलील की तरह ही काम कर रहा है। इसका मतलब ये मॉडिफाई एलील डोमिनेंट एलील की तरह ही काम करेगा। तो मतलब ये भी डोमिनेंट एलील है, ये भी डोमिनेंट एलील है, ये अनमॉडिफाइड डोमिनेंट एलील है, ये मॉडिफाइड डोमिनेंट एलील है। तो ये देख लीजिए, इन दोनों में आपका जो इफेक्ट होगा वो सेम होगा। लेकिन मॉडिफाई होने के बाद दो ऑप्शन और है, या तो एंजाइम ही ना बने या फिर नॉन फंक्शनल एंजाइम बने। तो इन दोनों कंडीशन में कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म्ड नहीं होगा, क्योंकि एंजाइम हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो फिर ये फिनोटिपिक ट्रेट नहीं मिलेगी। ये फिनोटिपिक ट्रेट तब मिलती है जब प्रोडक्ट फॉर्म्ड होता है। यहाँ प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ तो मतलब ये फिनोटिपिक ट्रेट नहीं मिलेगी, कुछ और मिलेगा। मतलब यहाँ पर फिनोटिपिक ट्रेट ऑल्टर्ड हो जाएगी। ऑल्टर्ड का मतलब होता है चेंज। तो ये रिसेसिव एलील है, ये रिसेसिव एलील है, ये डोमिनेंट एलील है, और ये आपका डोमिनेंट एलील है। तो आपको अच्छी तरीके से एकदम क्लियर हो गया होगा, अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए कि फिनोटिपिक ट्रेट, क्वेश्चन, फिनोटिपिक ट्रेट कब ऑल्टर्ड होगी? फिनोटिपिक ट्रेट कब चेंज होगी, कब ऑल्टर होगी? पहला ऑप्शन मैंने आपको दिया, पहला ऑप्शन मैंने आपको दिया कि जब आपके पास नॉर्मल एलील होगा, ठीक, नॉर्मल एलील होगा, नॉर्मल एलील होगा। दूसरा ऑप्शन मैंने आपको दिया, आपके पास अनमॉडिफाई एलील होगा, आपके पास अनमॉडिफाई एलील होगा। एक ही चीज है,
अनमॉडिफाई एलील होगा। तीसरा मैंने आपको बोला आपके पास वाइल्ड एलील होगा। तीनों एक ही चीज है। चौथा मैंने आपको बोला आपके पास डोमिनेंट एलील होगा। और पांचवा मैंने आपको बोला कि आपके पास मॉडिफाई एलील होगा। बट मॉडिफाई एलील बट मॉडिफाई एलील होगा कौन सा? डोमिनेंट। मॉडिफाई एलील होगा कौन सा? डोमिनेंट। पांचवा मैंने आपको बोला आपके पास मॉडिफाई एलील होगा जो आपका प्रोड्यूस कर रहा है नॉर्मल एंजाइम, जो आपका प्रोड्यूस कर रहा है नॉर्मल एंजाइम। फिर मैंने आपको ऑप्शन दिया कि आपके पास मॉडिफाई एलील होगा जो आपका नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है। और फिर मैंने आपको ऑप्शन दिया कि आपके पास मॉडिफाई एलील है, मॉडिफाई एलील है जो आपका नो एंजाइम, कोई एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करता, कोई एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करता। या मैंने आपको बोला मॉडिफाइड एलील है जो आपका कैसा है? रिसेसिव है। बताओ जरा किस किस में चेंज होगा? कब कब फिनोटाइपिक ट्रेट चेंज होगी? जब वो नॉर्मल एलील होगा तो यहां पर चेंज नहीं आएगा, यहां पर आपका चेंज नहीं आएगा, यहां से लेके यहां तक आपका कोई भी चेंज नहीं आएगा। मॉडिफाई एलील होगा, मॉडिफाई एलील होगा बट प्रोड्यूस नॉर्मल एंजाइम, यहां भी कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये खुद आपका डोमिनेंट एलील है। क्योंकि ये मॉडिफाई एलील को भी आप डोमिनेंट एलील ही मानोगे क्योंकि मॉडिफाई होने के बाद भी वो सेम एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है। मॉडिफाई एलील यहां पर चेंज आएगा, यहां पर चेंज आएगा, यहां पर चेंज आएगा और यहां पर चेंज आएगा। तो इन तीन केसेस में चेंज आएगा, इन तीन केसेस में चेंज आएगा, जी में, एच में और आई में। बाकी ऊपर कहीं पर चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो पर्टिकुलर फिनोटाइपिक ट्रेट होती है, इसका मतलब ये हो गया कि पर्टिकुलर फिनोटाइप, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि पर्टिकुलर फिनोटाइप, पर्टिकुलर फिनोटाइप डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स अपॉन, पहला ऑप्शन दिया अनमॉडिफाई एलील, पहला ऑप्शन दिया अनमॉडिफाई एलील और दूसरा ऑप्शन दिया मॉडिफाई एलील, और कोई ऑप्शन दिया ही नहीं। मॉडिफाई एलील में तीन केस नहीं दिए, दो ऑप्शन दिया, तो आप लगाओगे अनमॉडिफाई एलील, आप लगाओगे अनमॉडिफाई एलील। तो पर्टिकुलर फिनोटाइप डिपेंड करता है किस पर? अनमॉडिफाई एलील पर डिपेंड करता है, अनमॉडिफाई एलील पे डिपेंड करता है। और ये केस ज्यादा कॉमन होता है, म्यूटेशन होने के बाद, मॉडिफाई होने के बाद भी नॉर्मल प्रोडक्ट फॉर्म हो जाए, ये केस ज्यादा कॉमन होता है। तो पर्टिकुलर फिनोटाइप कब ऑल्टर्ड होगा? जब ये दो कंडीशन होगी, सेकंड और थर्ड कंडीशन होगी तो पर्टिकुलर फिनोटाइप ऑल्टर्ड होगा। पर्टिकुलर फिनोटाइप तब चेंज होगा जब सेकंड और थर्ड कंडीशन होगी। पर्टिकुलर फिनोटाइप डिपेंड करता है अनमॉडिफाई एलील पे। अच्छे से एक एक वर्ड समझ में आ गया होगा। अब पूरा एनसीईआरटी इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ लेना, पूरा कोडोमिनेंस पढ़ लेना
और पूरा इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन से ऊपर ऊपर पढ़ लेना। नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। तो एक क्लास में इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन होगा और उसकी अगली क्लास में पढ़ाऊंगा सेक्स डिटर्मिनेशन। यहीं तक टेस्ट में आएगा। जो लिंकेज वाला पोर्शन है, लिंकेज वाला पोर्शन है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उसके बाद लिंकेज वाला पोर्शन नहीं पढ़ाऊंगा, उसको मैं हमेशा सबसे लास्ट में पढ़ाता हूं। उसका रीजन है बाद में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है। अगर मैं पहले पढ़ाऊंगा आपको उतना अच्छे समझ नहीं आएगा। इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन तक हमें अच्छे से समझना है, उसके बाद पूरी जेनेटिक्स हलवा है। सेक्स डिटर्मिनेशन बच्चों वाला टॉपिक, म्यूटेशन बच्चों वाला टॉपिक, पेडिग्री एनालिसिस बच्चों वाला टॉपिक, मेंडल डिसऑर्डर बच्चों वाला टॉपिक। तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और उसके बाद वाली क्लास में हम सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे और फिर हम एनसीईआरटी के सीक्वेंस में जाएंगे। लिंकेज में हमेशा आखिरी में पढ़ाता हूं। बस अभी मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, जो मैंने आपको पढ़ाया पूरा का पूरा रिवाइज कर देता हूं। विश्वास रखना, अच्छे से लेके चलेंगे, आराम आराम से कदम फूंकते फूंकते हर लेक्चर को क्वालिटी बनाते बनाते यहां तक लेकर आए हैं। आप देख लीजिए कितना स्लो लेके चल रहा हूं। थोड़ा सा भी बढ़ा, थोड़ी सी भी स्पीड बढ़ाई, थोड़ा सा भी गियर चेंज किया, आप रेस से बाहर हो जाएंगे, आपका ये चैप्टर खराब हो जाएगा। ये चैप्टर खराब हुआ तो मॉलिक्यूलर बेसिस अपने आप ही खराब हो जाएगा, मॉलिक्यूलर बेसिस अपने आप ही खराब हो जाएगा। तो इसलिए हमें बहुत कदम फूंक के रखने हैं, बहुत तरीके से करना है। हमें स्लो एंड स्टडी पे ही मैं बिलीव करता हूँ। अच्छे से पढ़ना है, पूरा फोकस करके पढ़ना है, जल्दबाजी में चैप्टर खराब नहीं करना। अभी तुम एक चीज तुमने नोटिस की, जितना पढ़ाया जेनेटिक्स में तुम्हें सब समझ में आ रहा है, हर एक टॉपिक समझ में आ रहा है। तो बस ये चीज का ध्यान रखना पड़ता है। एक क्लास अगर खराब हो गई ना, कॉन्फिडेंस हिल जाएगा। उसके बाद अगला टॉपिक अगर इजी भी होगा ना, वो तब भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि घबराहट हो जाएगी। तो पूरा फोकस करना, अच्छे से फोकस करना पूरा का पूरा। तो अभी हमारा टाइम हो रहा है 7:06 हमारा टाइम हो रहा है। तो ये आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक जीन की नॉर्मल फॉर्म को डोमिनेंट एलील बोलते हैं, एक जीन की मॉडिफाई फॉर्म में 3 केसेस हैं। पहले वाले केस को डोमिनेंट एलील बोलेंगे, इन दोनों को रिसेसिव बोलेंगे। क्यों? इन दोनों के केस में प्रोडक्ट नहीं बना, यहाँ मॉडिफाई होने के बाद भी प्रोडक्ट बना। तो मॉडिफाई एलील डोमिनेंट भी हो सकता है और रिसेसिव भी हो सकता है। तो मैं यहां अगर आपको बोलूं नोट डाल के, यहां मैं आपको नोट डाल के बोलूं, पहला ऑप्शन दूं आपको ए, ठीक है, यहां मैं आपको ऑप्शन दूं अनमॉडिफाई एलील इस डोमिनेंट एलील। बताओ ट्रू है या फॉल्स है? आप बोलोगे ये हमारा ट्रू है। मैं आपको बोलूं मॉडिफाइड एलील ऑलवेज रिसेसिव, गलत हो गया। मॉडिफाई एलील आपका डोमिनेंट भी हो सकता है, तो ये आपका फॉल्स हो गया। मॉडिफाई एलील में भी डोमिनेंट और रिसेसिव, मॉडिफाइड एलील में भी डोमिनेंट और रिसेसिव। ये आपका ट्रू हो गया, ये आपका ट्रू हो गया। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, पूरा का पूरा अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया गया है। फिनोटिपिक ट्रेट कब, फिनोटिपिक ट्रेट कब चेंज नहीं होती, फिनोटिपिक ट्रेट कब चेंज नहीं होती, फिनोटिपिक ट्रेट इस केस में चेंज नहीं होगी और इस केस में चेंज नहीं होगी। तो इन दोनों केस में, इसमें नो चेंज इन फिनोटाइप, मैं लिख सकता हूं यहां पर नो चेंज इन फिनोटाइप, इसमें और इसमें सेम इफेक्ट है, नो चेंज इन फिनोटाइप। तो यहां पर भी हम लिख सकते हैं नो, इस केस में पहले वाले में नो चेंज इन फिनोटाइप,
और यहां पर भी लिख सकते हैं नो चेंज इन फिनोटाइप। तो आप देख सकते हैं दोनों में फिनोटाइप चेंज नहीं हुआ। ये भी मॉडिफाइड है, बट ये मॉडिफाइड में डोमिनेंट है, ये अनमॉडिफाइड में डोमिनेंट है। तो अनमॉडिफाइड डोमिनेंट एंड मॉडिफाइड डोमिनेंट कंट्रोल सेम इफेक्ट। तो मैं यहां पर एक लाइन और ऐड कर सकता हूं आपका, अनमॉडिफाइड एलील एंड मॉडिफाइड एलील, कौन सा, which produce normal enzyme control same phenotype। पहला ऑप्शन कंट्रोल सेम phenotype, controlled same phenotype, unmodified allele and modified allele which produce normal enzyme controlled same phenotype। तो ये आपका ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ये आपका कंट्रोल सेम फिनोटाइप, या मैं कहूं नो चेंज इन फिनोटाइप, और सी मैं आपको बोलूं बोथ, तो आप यहां पर आंसर बोलेंगे बोथ। तो आपको पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा आज का लेक्चर। ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्म में था, लेकिन आप देख लीजिए बहुत प्यार से समझाया, बहुत अच्छे से समझाया। तो अच्छे से आराम से पूरे लेक्चर को देखना, और इस लेक्चर को नेक्स्ट क्लास में मैं रिवाइज भी करवाऊंगा। कल आपको टाइम टेबल और 100 क्वेश्चन का डिस्कशन मिलेगा, उसको जरूर देखना। मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना, क्योंकि भाई का रिकॉर्ड लेक्चर कल आएगा। थैंक यू।